हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू मनहवा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली मनहवा वीडियो पहले भी यूट्यूब पे कोई एक्सप्लेन कर चुका है, लेकिन इसके जितने भी चैप्टर है उन सभी को एक्सप्लेन नहीं किया है। तो मैं इस मनहवा को इसलिए पकड़ा हूँ कि शुरू से लेकर आखिरी तक मैं हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा अगर सपोर्ट मिलता है तो। एंड एक बात बोलना था, वीडियो के शुरू में शायद आप लोग को बोरिंग सा फील हो भी सकता है क्योंकि ये वाली मनहवा मैं उस टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा था जब मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, मतलब थोड़ा जुकाम हुआ था और नाक से आवाज आ रही थी, तो एडजस्ट कर लेना थोड़ा। यह कहानी डेवेन नाम के एक मार्शल आर्टिस्ट की है जिसका जन्म एक प्रेस्टिजियस फैमिली में होता है जहां सभी लोग ही बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट होते हैं। लेकिन डेवेन जो कि जन्म से ही अपाहिज होता है, उसका पास एक ही हाथ होता है। डेवेन एक ही हाथों से शॉर्टमैनशिप को सीखता है और लड़ते हैं। डेवेन अपनी असाधारण प्रतिभा के बावजूद सिर्फ एक हाथ होने के कारण अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच नहीं पाता। एक ऐसी दुनिया जहां शक्ति का बहुत महत्व है, लेकिन डेवेन की कंडीशन के कारण उसे बहुत ही ज्यादा कमजोर समझी जाती है। उसकी जिंदगी तब मोड़ लेती है जब उसे उसके ही परिवार की तरह धोखा दिया जाता है और थोड़ उसकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन डेवेन फिर से री इनकारनेट होता है, वो भी 500 सालों के बाद। तो आगे क्या होने वाली है वो तो आप लोगों को कहानी में ही पता चलेगा। सो लेट्स गो। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बड़ी मेंशन से। मेंशन के अंदर अभी हम लोगों को एक बेबी को दिखाई जाती है और उस बच्चे के सामने उसका बाप खड़ा हुआ होता है। अभी उसका बाप अपने बच्चे की ओर देखते हुए बोलता है कि इस मेंशन के अंदर एक बहुत ही डिस्गस्टिंग जीव पैदा हुआ है। इसी दिन इसी समय यहाँ पे एक और बच्चा पैदा होता है जिसका नाम होता है काजिन। काजिन एक ऐसा बच्चा था जिसे तलवार के देवता केसक द्वारा आशीर्वादित किया गया। काजिन एक आशीर्वादित शरीर और प्रतिभा के साथ जन्मा था। दूसरी ओर मैं डेवेन, मेरे पास जन्म से ही एक हाथ नहीं था। जल्दी ही मुझे पता चला कि माँ और पिता मुझसे कितने निराश थे। माँ हर रात मुझे फुसफुसाती थी, मेरा बच्चा क्या तुम मार सकते हो। डेवेन जो कि अभी बच्चा होता है और कुछ बोल नहीं सकता है, डेवेन अभी अपने मन में ही बोलता है कि माँ मुझे माफ करना, मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूँ। मैंने सुना कि जब मैं तुम्हारे पेट में था तो मेरे पिता ने क्या कहा। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को उसी दिन का सीन दिखाया जाता है। मतलब डेवेन जब पैदा नहीं हुआ था उसकी माँ के पेट में था, जहाँ पे उसका बाबा उसके माँ से ये बोल रहा होता है कि यह बच्चा हमारी आशा है। मैं अपने बड़े भाई को कभी नहीं हरा सकता था, लेकिन यह बच्चा मेरे भाई के बच्चे से बेहतर होगा। नहीं, इससे बेहतर होना ही होगा। पिता ने मुझे काजिन को हराने की उम्मीद की, लेकिन मैं इस हालात में पैदा हुआ। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को काजिन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा कम एज में ही चलना चालू कर दिया होता है। जितने भी मेड है उन सभी के साथ गार्डन में खेल रहा होता है और इन सभी चीजों को देखने के बाद डेवेन की माँ जो कि मन ही मन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है, क्योंकि डेवेन काजिन की तरह अभी भी चलना नहीं सीखा था। डेवेन वो तो बस पड़े पड़े सिर्फ एक ही जगह पे ही रोता था। डेविन जब बहुत ही मुश्किल के साथ अपने बॉडी को बैलेंस करके चलना सीखता है, तब डेविन की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए डेविन से बोलने लगती है कि अब चलने का क्या फायदा। काजिन वो तो अभी शॉर्ट को पकड़ के प्रैक्टिस भी चालू कर दिया है, और जब डेविन शॉर्ट को पकड़ के प्रैक्टिस करना चालू करता है तब उसकी माँ और भी ज्यादा परेशान होते हुए एकदम नाखुश होते हुए बोलने लगती है कि तुम यहाँ पे शॉर्ट पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, दूसरी ओर देखो काजिन वो तो अपने शॉर्ट के अंदर माना को भी डाल पा रहा है। काश काजिन मेरा बेटा होता। एक तरीके से डेविन के मामे पापा डेविन से पूरी तरीके से नाखुश थे। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को स्नोबॉल होते हुए दिखाई जाती है, जहाँ पे एक गैरेज कहीं पे जा रही होती है और इसी गैरेज के अंदर अभी हम लोग को डेविन को भी देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि डेविन के पिता डेविन को 300,000 लूडेन के बदले बेच दिया है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को डेविन को बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में दिखाया जाता है। दिखाया जाता है कि डेविन के ऊपर जो काजिन है वो अपने खुशी के लिए बहुत सारे कोड़े मार रहे होते हैं, और तो और हंसते हुए डेविन से ये कहने लगते हैं कि डेविन तुम्हारे जैसे एक लूजर मैंने आज तक नहीं देखा। और ये बोलने के साथ ही डेविन के ऊपर बहुत सारे अटैकों को करने लगता है और ये बोलने लगता है कि डेविन लूजर डेविन कैसा लग रहा है। डेविन अभी इन सभी कोड़े को खाने के बाद एक हीरो की तरह अपने मन में ही सोचते हुए ये कहने लगता है कि मुझे इन सभी का कोई भी दर्द नहीं है, मुझे इस बात का दर्द है कि ये साले कमीने लोग, ये सभी एल्डर्स भी इन सभी चीजों को खड़े खड़े मजे से देख रहे हैं। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोगों को एक एकेडमी के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे काजिन किसी एक लौंडे के साथ डुएल कर रहा होता है और काजिन उस लौंडे का जो स्वॉर्ड है उसे भी तोड़ देता है और तो और उसे बहुत ही बुरी तरीके से हरा भी देता है। वह लौंडा भी खुशी खुशी अपना जो हार है उससे शिकार कर लेता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है काजिन जो कि अपने वुडन शॉट के माध्यम से उसके चेहरे के ऊपर बहुत जोर से एक हमले को कर देता है। और देखते ही देखते अपने शॉट के माध्यम से अभी साइड में खड़ा हुआ डेविन की ओर इशारा करते हुए कहने लगता है कि अब मैं डेविन के साथ फाइट करना चाहता हूँ। तो डेविन भी अभी अपने वुडन शॉट को अपने हाथ के कपड़ों में अच्छी तरीके से बांध लेता है और
काजिन के ऊपर बहुत ही फास्ट एक पावरफुल स्ट्राइक कर देता है, जिससे कि काजिन अपने शॉट के माध्यम से ब्लॉक कर लेता है और देखते देखते उसे बहुत ही पावरफुल एक ब्लॉक के साथ पीछे की ओर उड़ा देता है। डेविन पीछे दीवार में जाके सटक जाता है एंड यहाँ पे काजिन ने डेविन को इतनी जोर से पीछे की ओर फेंका था कि डेविन का जो सिर है शायद से फट जाता है और डेविन के सिर से खून पीछे की ओर से बाहर की ओर आ रहा होता है। लेकिन काजिन यहीं पे नहीं रुकता, वो जाके सीधा डेविन के ऊपर बहुत जोरों जोरों से लाते बरसाने लगता है। दूसरा डेविन जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ अपने मन में ही बस यही कहने लगता है कि मुझे मुझे बस जीतना है। डेविन जो कि दिन रात अपने एक ही हाथों से शॉट को पकड़ के सामने की ओर स्विंग करके प्रैक्टिस करते रहता है। दूसरी ओर काजिन जो कि पावर से अंधा शौक और विलासा में ही जीवन बिताती है। काजिन एक जीनियस है लेकिन बहुत ही ज्यादा लेजी है, लेकिन डेविन बहुत ही ज्यादा मेहनती है लेकिन एक इडियट है। अभी हम लोग को एक कंपटीशन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे डेविन एंड काजिन के दरमियान फाइट हो रहा होता है। काजिन जो कि बहुत ही पावरफुल एक शॉट स्लैश डेविन के ऊपर दे मारता है। डेविन जो कि उसे अपने एक ही हाथों से, ऑब्वियसली उसके पास एक ही हाथ होता है, मतलब काजिन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और खिसकते हुए थोड़ा पीछे की ओर भी चला जाता है। और देखते देखते डेविन भी अभी बहुत ही पावरफुल एक शॉट स्लैश जमीन के ऊपर दे मारता है, जिसके कारण यहाँ पे धूल धूल हो जाता है और काजिन के सामने का विजन पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। लेकिन काजिन अभी नोटिस करता है कि डेविन ओतोस के सिर के ऊपर ही है। डेविन जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ काजिन के ऊपर बहुत ही पावरफुल एक शॉट स्लैश को लॉन्च कर देता है, जिससे कि ब्लॉक करने के लिए काजिन भी अपने शॉट को सामने कर लेके आता है। और देखते ही देखते यहाँ पे बहुत ही जोर से एक पावरफुल धमाका होता है। पूरा का पूरा एरिना ही पूरी तरीके से धूल धूल हो जाता है और जैसे ही धूल थोड़ा सा साफ होता है हमें दिखाया जाता है कि काजिन घुटनों पे होता है। दूसरा डेविन जो कि अपने शॉट को काजिन के कंधे पे रखा हुआ होता है। डेविन को अभी काजिन को हराते हुए देखने के बाद यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी पूरी तरीके से बौखला जाते हैं। दूसरी ओर अभी हम लोग को काजिन को भी देखने के लिए मिलता है जो कि अपने मन ही मन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है, मतलब उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता है। डेविन जो कि एक ऐसी लूजर जिसके पास एक हाथ भी नहीं है उससे हार गया है। पूरा का पूरा एरिना ही अभी डेविन डेविन नाम का ही नारा लगाने लगते हैं। दूसरी ओर काजिन जो कि इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर रखा था कि उसका भाई, नहीं उसका नाला भाई जिसके पास एक हाथ भी नहीं है, वो उसे हरा दिया है। और थर्ड अभी ये भी कहने लगता है कि काजिन अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं कभी भी मेरी जिंदगी को इस तरीके से लड़की, ड्रग और अल्कोहल के पीछे बर्बाद न करता। मैं एक मीनिंगफुल लाइफ को जीता और कभी भी कमजोर की तरफ नहीं जाता। और ये सब कुछ बोल वचन करने के बाद ही अभी डेविन सीधा इस एरिना से बाहर की तरफ जाने लगता है। पीछे की ओर से इसी समय काजिन अपने शॉट को एकदम सीधा डेविन के बैक साइड में घुसा देता है। यहाँ पे जितने भी ऑडियंस थे वो सब भी अभी चिल्ला के उठता है कि देखो काजिन किस तरीके से कायर की तरह पीछे से डेविन के ऊपर अटैक किया है। और अभी तो काजिन भी बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है क्योंकि इन सभी लोगों के सामने उसने एक बहुत ही बड़ी पाप किया है। अभी तो हम लोग को डेविन को भी दिखाया जाता है जो कि दर्द के मारे गुंगरा रहा होता है। डेविन अभी मन ही मन यही सोच रहा होता है कि मेरी जिंदगी यहीं पे खत्म होता है। लेकिन मरने से पहले अभी डेविन बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ काजिन की ओर देखता हुआ काजिन से कहने लगता है कि काजिन आज से तुम एक लूजर के नाम से जानोगे। और ये बोलते ही डेविन भी यहीं पे लुढ़क जाता है। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को एक अंडरग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, लेकिन समहाउ इसी अंडरग्राउंड के अंदर अभी हम लोग को डेविन को जंजीरों में बांधा हुआ दिखाया जाता है। डेविन अपने आप को अभी भी जिंदा देखते हुए ये कहने लगता है कि क्या मैं कोई हेल में हूँ। तो इस समय सामने की ओर, मतलब डेविन के सामने हम लोगों को जल्लाद की तरह एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि ये कहने लगता है कि क्या हेल में, नहीं तुम बहुत ही ज्यादा लाकी हो क्योंकि उस एरेना के अंदर तुम दोनों जिस टाइम पे फाइट कर रहे थे वहां पे सेंट रेलिया थी और उसने ही तुम्हें हिल किया। तो जल्लाद के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद डेविन भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और अपने मन ही मन यही कहने लगता है कि सेंट रेलिया ने मुझे हील किया। लेकिन इसी समय जल्लाद जो कि डेविन से पूछने लगता है कि क्या तुम किसी डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए हो। डेविन भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और पूछता है क्या। तो आगे से जल्लाद डेविन से कहने लगता है कि इतना ज्यादा सरप्राइज होने की क्या बात है, क्योंकि तुम्हारा जैसा एक लूजर आखिरकार काजिन को कैसे हरा सकता है। तो क्या तुम कोई डेविल से पावर को उधार लिए हो। और हाँ, इसे डिनाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी मम्मी पापा ने इस बात को खुद एक्सेप्ट किया है। जल्लाद के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद डेविन भी समझ जाता है कि उसकी मम्मी पापा ये सब कुछ जानबूझ के किया है और शुरुआत से ही उसके मम्मी पापा उसके साथ तो था ही नहीं। तो इस समय डेविन थोड़ा सा हंसता है और जल्लाद से बोलता है कि
ऐसा है क्या? तो आगे से जल्लाद अभी बहुत ही ज्यादा भयंकर तरीके से डेविन से कहने लगता है कि हाँ, क्योंकि तुम्हारे फैमिली हाउस में तुमने जहाँ पे डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो उस जगह पे तुम्हारी ब्लड मिली, और तो और हमें ये भी पता चला कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मासूम 300 बच्चों को बलि दिया और यंग मास्टर काजिन तुम्हें स्टेप किया था सिर्फ और सिर्फ साइमन फैमिली के हॉनर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही। और अभी जल्लाद के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद काजिन हंसने लगता है और कहता है, अच्छा अब मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरी फैमिली काजिन को चूज किया है। देखते देखते अभी वह जल्लाद डेविन के जितने भी माना थे उन सभी को सील कर देता है और इस कारागार में बंदी कर देता है। कुछ देर बाद अभी हम लोग को डेविन को कैदियों के ड्रेस को पहना हुआ दिखाई जाते हैं, जहाँ पे डेविन को कोई पकड़ के खिसक के यहाँ से लेके जाने लगता है। डेविन की आंखों में अभी पट्टी भी बंधा हुआ होता है, शायद से उसकी आंखें निकाल लिए होते हैं। अभी तो यहाँ पे काजिन भी आ जाता है जो कि हंसते हुए अभी डेविन की मजाक उड़ाने लगता है। डेविन को खाने में सिर्फ ब्रेड और पानी दिया जाता है, जो कि खा खा के डेविन की हालत कुछ ऐसा हो जाता है जो कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो। बेचारा डेविन, उसे तो अभी खून की उल्टियां भी होने लगता है और देखते ही देखते डेविन यहीं पे लुढ़क जाता है, मतलब डेविन यहीं पे मारा जाता है। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को किसी को बहुत ही ज्यादा शौक के साथ अपनी आंखें ओपन करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई एक पर्सन उसके कंधे को पकड़ते हुए उसे जोर जोर से हिलाते हुए उसे कहने लगता है कि जब कोई बड़े तुमसे बात करता है तब क्या तुम इस तरीके से खड़े रहोगे? विंचेन, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ रहा है ना? तो अभी हम लोग को हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि इसी विंचेन नाम के लड़के के अंदर री इनकारनेट होता है। डेविन की सोल इस बॉडी के अंदर आ जाती है और इन सभी चीजों को देखने के बाद अपने मन में ही यही सोचने लगता है कि मैं अभी सपना देख रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ इतना ज्यादा रियल क्यों लग रहा है। और थर्ड, उसे अपने दाएं हाथ में पकड़ की वजह से बहुत ही ज्यादा पेन फील हो रहा होता है। विंसेंट का जो मेमोरी है वो धीरे धीरे करके अभी डेविन के अंदर हावी होने लगता है। तो गाइस, इस लॉन्डे को और डेविन नहीं बोलेंगे, इसको अभी से विंसेंट नाम से ही जानेंगे। विंसेंट के सामने जो पर्सन खड़ा हुआ था वो अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए विंसेंट से कहने लगता है कि आखिरकार तुम कब तक मुझे इस तरीके से इग्नोर करोगे। और तो और अपने हाथ के माध्यम से विंसेंट के कंधे के ऊपर अपने माना से विंसेंट को इन्फेक्टेड भी कर रहा होता है। तो इस चीज को देखने के बाद विंसेंट उस पर्सन के हाथ को पकड़ते हुए उसके बॉडी के ऊपर बहुत ही जोरदार एक पाम अटैक को कर देता है। तो वह पर्सन अभी पीछे की ओर गिर जाता है। तो विंसेंट अभी वह पर्सन से बोलता है कि सॉरी, मुझे माफ करना, मेरा हाथ थोड़ा स्लिप हो गया। और ये बोलने के साथ ही विंसेंट अभी अपने हाथ को वह पर्सन की ओर बढ़ाता है उसे उठाने के लिए, लेकिन वह पर्सन अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ विंसेंट के हाथ को अपने से दूर कर देता है और उठ खड़ा होते हुए अभी विंसेंट से ये कहने लगता है कि तुम मेन फैमिली से हो, लेकिन बहुत ही जल्दी मेरा बेटा तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से हरा देगा और हिस्ट्री में पहली बार होगा कि कोई ब्रांच फैमिली मेन फैमिली को हराया। बेहे पार्सन के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद जो विंसेंट है वो खड़े खड़े अपने मन में ही कहने लगता है कि तो इसका मतलब ये जो पर्सन है ना, ये मेरे बाप की तरह ही है जो कि हमेशा से जीतना चाहता है। विंसेंट अभी इस सब कुछ सोच ही रहा था, इसी समय बेहे पर्सन अभी विंसेंट से ये कहने लगता है कि आज के दिन का तुम्हारा ये जो बिहेवियर है इससे मैं याद रखूंगा और तुम उस दिन के लिए रेडी हो जाओ टू डू शॉर्ट कॉम्पिटिशन के लिए। और ये बोलने के साथ ही वह पर्सन अभी यहाँ से चला जाता है। अभी हम लोग को कुछ देर बाद विंसेंट को अपने कमरे में एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ दिखाया जाता है। विंसेंट जो कि बैठे बैठे अपने जितने भी मेमोरी है उन सभी को अच्छी तरीके से एनालिसिस करने लगता है, जहाँ पे उसे ये पता चलता है कि इसका जो ओरिजिनल मालिक है, मतलब जो ट्रू विंसेंट है, वो जब पैदा हुआ था उसी टाइम पर ही उसकी माँ चल बसी थी। उसका बाप ये जो फैमिली है इसका हेड है और ये जो फैमिली है इसका नाम होता है एडन का फैमिली। एडन का फैमिली बेसिकली एक शॉर्ट फैमिली है और फिलहाल के लिए इस फैमिली के अंदर 8 बच्चे हैं, जहाँ पे विंसेंट होता है 7th नंबर चाइल्ड। एंड ऑब्वियसली विंसेंट कमजोर होने की वजह से उसे कोई पसंद नहीं करता। इवन इस फैमिली का जो फर्स्ट यंगेस्ट चाइल्ड है जिसका नाम लुआ है, वो भी विंसेंट को मारती है। अभी इन सभी बातों को सोचने के बाद विंसेंट किताबों के सामने खड़ा ही हुआ था, लेकिन इसी समय उसे किसी एक दूसरा पर्सन की आवाज सुनाई देती है जो कि ये बोल रहा होता है कि क्या तुम इन सभी चीजों को बिलीव करते हो? तो अचानक से इस आवाज को सुनने के बाद विंसेंट पूरी तरीके से अलर्ट हो जाता है और पूछने लगता है कि कौन हो तुम? और मनी मन कहता है कि लगता है मेरे रूम में कोई मौजूद है। विंसेंट तो अभी बहुत ही ज्यादा परेशान भी होने लगता है, बेचारा पसीना पसीना होने लगता है और अपने मन में ही दोबारा से यही सोचने लगता है कि क्या कोई डीमन मुझे पोसेस करने की कोशिश कर रहा है। विंसेंट को अभी इतना ज्यादा सोचता हुआ देखने के बाद अभी वो आवाज दोबारा से ये कहने लगता है कि मैं इस बॉडी का ओरिजिनल मालिक हूँ। तो इस बात को सुनने के बाद विंसेंट तो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और पूछने लगता है कि तुम ही क्या विंसेंट हो? तो इस समय हम लोग को एक स्पिरिट को दिखाया जाता है
मतलब एक बॉय स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश तो है। अभी भिंसेंट मतलब डेवन से ये कहने लगता है कि हाँ मैं ही भिंसेंट हूँ और जैसा कि मैं अपने बॉडी को तुम्हें दे दिया तो इसका मतलब आज के बाद से मैं और भिंसेंट नहीं रहा, भिंसेंट तुम हो, तो प्लीज मुझे तुम जूलियन नाम से बुलाना। जूलियन अभी ये सब कुछ कह ही रहा था। दूसरी ओर हम लोग को जो भिंसेंट है उसे दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगता है और पूछने लगता है कि तुम तो मारा जा चुके हो लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो आगे से जूलियन कहता है कि रेवलेशन की वजह से। तो इस बात को सुनने के बाद अभी जो भिंसेंट है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि उसने पहले भी सुना है रेवलेशन के बारे में जहाँ पे कोई गॉड किसी एक ह्यूमन को रेवलेशन देता है, मतलब ये एक ब्लेसिंग टाइप का है जो कि जन्म से ही होता है। और इन सभी बातों को समझने के बाद अभी जो भिंसेंट है वो अभी जूलियन से पूछने लगता है कि इसका मतलब तुम गॉड हो। तो आगे से जो जूलियन है वो कहता है कि हाँ तुमने सही पकड़ा है, मैं एक गॉड हूँ, मतलब एक माइनर गॉड। और अगर मुझे माइनर गॉड से एक ट्रू गॉड में ट्रांसफॉर्म होना है तो मुझे बहुत सारे अचीवमेंटों की जरूरत है और ये जो अचीवमेंट है इसे कॉलिंग कहते हैं। और अगर मैं अपने कॉलिंग को कंप्लीट कर पाया तो मैं एक ट्रू गॉड बन जाऊंगा। जूलियन की मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद भिंसेंट जूलियन से कहने लगता है कि ठीक है मैं समझ गया, आखिरकार तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। और जैसा कि मुझे एक न्यू लाइफ मिली है तो मैं इन सभी बातों को ना सुनकर, मतलब तुम्हारी जैसी एक भूत की बात ना सुनकर, मैं मेरी लाइफ को इस बार अच्छे से जीना चाहता हूँ। भिंसेंट के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद जूलियन अभी हंसते हुए भिंसेंट से कहने लगता है कि हाँ भाई मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, मेरा जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा लो है और अगर ये स्पिरिचुअल एनर्जी वैनिश हो जाती है तो ये जो बॉडी है ये भी मारा जाएगा। और क्या ये चीज तुम्हारे लिए सही रहेगा। अभी जूलियन की मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद भिंसेंट जूलियन से कहने लगता है कि क्या तुम मुझे थ्रेट देने की कोशिश कर रहे हो, और तुम्हारी ये जो बॉडी है ये तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है। और ये बोलने के साथ ही वो जैसे ही अपने बॉडी के अंदर कुछ चेक करता है तो भिंसेंट अभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और देखते देखते भिंसेंट यहाँ पर धड़ाम करके कोलैप्स होकर गिर जाता है। तो आगे से जूलियन भिंसेंट से कहता है कि अब तुम्हें मेरी जो ओरिजिनल मेमोरी है वो मिलेगी। और ये बोलने के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि भिंसेंट के बॉडी के अंदर जूलियन के जितनी भी मेमोरी थी उन सभी मेमोरी एक साथ आने लगती है। भिंसेंट को अभी बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। भिंसेंट अभी देखता है कि भिंसेंट इस बॉडी में री इनकारनेट होने से पहले बहुत ही ज्यादा पीटा जाता था, इवन हर कोई उसे लात घुसा थप्पड़ मार के जाता था। लेकिन हमें यहाँ पे एक और चीज पता चलता है, जूलियन जब पहले इस बॉडी के अंदर था तब वो इन सभी टॉर्चरों को सहता था, वो भी जानबूझकर, क्योंकि उसका एक अलग ही मकसद था। जूलियन अगर पहले चाहता तो सभी को मार सकता था, लेकिन जूलियन इस सब कुछ ना करके अपने आप को एकदम लूजर की तरह दिखाया। और इन सभी चीजों को समझने के बाद अभी भिंसेंट फ्लोर के ऊपर पड़े पड़े बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। और इसी समय जो जूलियन है वो भिंसेंट से ये पूछने लगता है कि कैसी लगी मेरी एक्टिंग, एकदम असाधारण थी ना। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को भिंसेंट को एक चेयर पर बैठा हुआ दिखाया जाता है जहाँ पे जूलियन अचानक से भिंसेंट से पूछने लगता है कि क्या तुम आर्च डीमन डेवेन और हीरो किंग काजिन के बारे में जानते हो। तो अचानक से जूलियन की मुंह से इस बात को सुनकर भिंसेंट पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और चिल्लाते हुए इसके बारे में पूछता है। तो आगे से जूलियन भिंसेंट से कहने लगता है कि ये बात तकरीबन 500 साल पहले की है। एक हाथ वाला एक शॉर्टमैन जिसका नाम डेवेन था वो 6 मंथ्स जेल से भागा और उसके बाद डेमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हजारों लोगों की बलि दी। और ये भी कहा जाता है कि उसने अकेले ही 10,000 से भी ज्यादा लोगों को मारे हैं और इसीलिए हिस्ट्री में उसे द ग्रेट डीमन के नाम से जाने जाते हैं। सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है जहाँ पे जूलियन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद विंसेंट पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाता है और अपने मन में ही सोचने लगता है कि 500 साल पहले क्या मैं फ्यूचर में 500 साल बाद री इनकारनेशन हुआ हो, और क्या इसका कोई सेंस बनाता है। विंसेंट अभी इन सभी बातों को, मतलब पास्ट में उसके साथ क्या क्या हुआ है उन सभी बातों के बारे में सोचने लगता है। और इन सभी बातों को सोचने के बाद विंसेंट को अभी ये तो अंदाजा लग जाता है कि ये सब कुछ जो भी स्टोरी है ये सब कुछ 500 साल पहले काजिंदारा बनाई गई है। विंसेंट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से के मारे अपने टेबल के ऊपर ही बहुत ही जोर से एक पंच को धर देता है। दूसरी ओर अभी हम लोग को जो जूलियन है उसे भी दिखाया जाता है जो कि अभी भी डेवेन और काजिन की जो कहानी है उसे सुनाया जा रहा होता है। और दूसरी ओर जो विंसेंट है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है, पूरी तरीके से इरिटेट होने लगता है। और देखते ही देखते मेज के ऊपर जितनी भी किताबें थी उन सभी किताबों को एक साथ उलट पलट करने लगता है। तो इन सभी चीजों को देखने के बाद जो जूलियन है वो विंसेंट से पूछने लगता है कि हे आखिरकार तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो इस बात के रिप्लाई में अभी विंसेंट जूलियन से कहता है कि क्योंकि तुम
डेविन और काजिन की जो स्टोरी बोल रहे हो सच में ये बहुत ही ज्यादा घटिया है, ये सब कुछ हुआ ही नहीं था। तो आगे से जूलियन अभी विंसेंट से पूछता है क्या तुम उसी एरा से हो? तो आगे से विंसेंट हमें अपना सिर हिलाता है। तो इस समय जूलियन बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो और प्लीज ओल्ड मैन तुम इतना भी ज्यादा गुस्सा मत हो। तो आगे से विंसेंट और भी ज्यादा परेशान होने लगता है और एक कुर्सी में बैठते हुए कहने लगता है कि प्लीज मुझे और ज्यादा परेशान मत करो। लेकिन फिर भी आगे से जो जूलियन है वो कहने लगता है कि हीरो किंग काजिन जो कि अपने आंसू को ना बहा के उस टाइम के एक ग्रेटेस्ट हीरो के साथ मिलकर जिसका नाम था द सनशॉट एम्पेरर उसके साथ मिलकर आर्च डेविन को हराया। तो आगे से विंसेंट अभी जूलियन से सनशॉट एम्पेरर के बारे में पूछता है। जूलियन कहता है क्या तुम सनशॉट एम्पेरर मतलब एडन का फैमिली का जो पैट्रियर्च आर्सलैंड के बारे में नहीं जानते हो? और आर्सलैंड इस नाम को सुनने के बाद विंसेंट अभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि आर्सलैंड वही लिटिल चूजे। विंसेंट का एक कहते ही अभी सीन दोबारा से पास्ट में जाता है जहाँ पे अभी हम लोग को एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि अभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए डेविन से कहने लगता है कि हेलो सर डेविन, मैं आर्सलैंड, मैं आपको एडमायर करता हूँ और मैं बड़े होके आपकी तरह ही बनना चाहता हूँ। इवन आर्सलैंड ही एक लौता ऐसा पर्सन होता है कि जब डेविन प्रिजन में बंद होकर रखा था तब वही एकमात्र ऐसा पर्सन था जो कि डेविन के साथ मिलने के लिए आया करता था और तो बहुत ही ज्यादा परेशान होता था डेविन के लिए। आर्सलैंड फ्लिकर जो कि अपने फ्लिकर फैमिली को छोड़ दिया और एडन का फैमिली क्रिएट किया डेविन की जो सच्चाई है उसे पता करने के लिए। अभी इन सभी बातों को सुनने और समझने के बाद विंसेंट जूलियन से पूछने लगता है कि अगर मैं तुम्हारे कॉलिंग को फुलफिल कर पाया तो क्या तुम सच में एक ट्रू गॉड बन जाओगे? तो आगे से जूलियन कहने लगता है कि हाँ, मैं एक ट्रू गॉड बन जाऊंगा और ये तुम्हारे लिए भी बहुत ही अच्छी बात होगी क्योंकि इस बॉडी का जो रियल ऑनर है वो तुम बन जाओगे और अगर मैं एक बार ट्रू गॉड बन जाता हूँ तो उसके बाद मैं तुम्हारे ऊपर एक ब्लेसिंग भी दे पाऊंगा। यह चीज हम दोनों के लिए फायदेमंद होगी। जूलियन की मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनकर विंसेंट एकदम सीधा जाके दीवार में जो शॉर्ट टंगा हुआ था उसे पकड़ लेता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ शॉर्ट को अभी माइंड से निकाल के अपने मन ही मन ये कहने लगता है कि आर्सलैंड तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारी इच्छा को फुलफिल करूंगा, एडन का फैमिली को सिमोन फैमिली से भी ग्रेटेस्ट बनाऊंगा। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को विंसेंट को बाहर की ओर दिखाया जाता है जहाँ पे अभी जो जूलियन है विंसेंट से पूछने लगता है कि ओल्ड मैन आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? जूलियन की मुंह से अभी इस ओल्ड मैन इस वर्ड को सुनने के बाद विंसेंट बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और परेशान होते हुए कहता है कि मैंने कितनी बार बोला तुम्हें कि मुझे ओल्ड मैन मत बुलाओ? तो आगे से जूलियन विंसेंट से कहने लगता है कि अरे यार, लेकिन तुम 500 साल पहले के आदमी हो और उस हिसाब से तुम तो ओल्ड मैन ही हुए ना। जूलियन अभी विंसेंट के साथ इस तरीके से चुगली कर ही रहा था। ऐसे समय विंसेंट को कुछ आवाजें सुनाई देती है तो वो साइड में देखता है कि बहुत सारे जो सोल्जर है वे सभी आपस में ही फाइट करके प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और इन सभी चीजों को अभी विंसेंट साइड से ही खड़े खड़े देख ही रहा था। इसी समय उसे अजीब सा कुछ महसूस होता है। विंसेंट अपने सिर को पकड़ लेता है और ये कहने लगता है कि आखिरकार मेरी बॉडी इतना ज्यादा हेवी क्यों महसूस हो रहा है और देखते देखते यहाँ पे कोलैप्स हो जाता है और इसके साथ ही सीन दोबारा से विंसेंट के कमरे के अंदर जाता है जहाँ पे विंसेंट अभी बैठे बैठे अपना जो टिंटियन है उससे चेक कर रहा होता है और चेक करते करते अभी विंसेंट बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और अपनी आंखें खोलता है और बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए जूलियन जूलियन तुम आखिरकार कहाँ हो? इस तरीके से जूलियन को पुकारने लगता है। बेचारा जूलियन भी अभी इतनी रात को सोते सोते बाहर आता है और पूछने लगता है कि क्या हुआ भाई, तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो? तो आगे से विंसेंट जूलियन को पकड़ लेता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम शॉर्टमैनशिप को क्यों नहीं सीखे हो? तो इस बात को जवाब देते हुए जूलियन अभी कहने लगता है कि मैं शॉर्टमैनशिप को नहीं सीख सकता, मेरे पास एक डिसेबिलिटी है। तो इसके बारे में विंसेंट अभी पूछने लगता है तो आगे से जूलियन अभी विंसेंट से कहने लगता है कि इसका बस एक ही कारण है कि मेरा जन्म ही इस तरीके से हुआ। तो आगे से विंसेंट और भी ज्यादा चिल्लाते हुए अभी दोबारा से पूछने लगता है कि लेकिन तुम्हारे पास तो हेवनली स्केलेटन है, तो आखिरकार तुम शॉर्टमैनशिप को क्यों नहीं सीखे हो? विंसेंट के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी जो जूलियन है वो विंसेंट से पहले अपने आप को छुड़ाता है और कहने लगता है कि हेवनली स्केलेटन आखिरकार ये चीज क्या है और इतनी रात को तुम इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रहे हो? तो आगे से विंसेंट अभी जूलियन से बताता है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर तुम जो माना है उसे हर तरीके से गैदर कर सकते हो, तुम अपने बोन के अंदर माना को स्टोर कर सकते हो। विंसेंट के मुंह से अभी इस बात को सुनकर जूलियन भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तो इसके बारे में जूलियन विंसेंट से पूछने लगता है। विंसेंट अभी आगे से अपने सिर को खुजलाते हुए कहने लगता है कि अरे यार, ये मेरे दिमाग को खा रहा है, आखिरकार मैं इस चीज को तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ? तो
मेरी बात ध्यान से सुनो। बेसिकली जो माना होता है वो मार्शल आर्टिस्ट के लिए बहुत ही काम की चीज है। माना के तरह वे सभी अपने बॉडी का जो स्ट्रेंथ है उसे नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा हाई कर सकते हैं। और बेसिकली जो माना है वो इंसान के दिल के अंदर स्टोर होता है। लेकिन तुम्हारे पास हेवनली स्केलेटन है, मतलब तुम अपने शरीर में जितने भी बोन है उन सभी के अंदर माना को स्टोर कर सकते हो। मतलब एक तरीके से तुम्हारे बॉडी के अंदर लिमिटलेस माना होगी। भिंसेंट की मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद जूलियन आगे से रिप्लाई देता है, ओह ये तो बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है, मेरे पास ऐसी भी कोई चीज है। तो इस बात को सुनने के बाद मतलब जूलियन का जो रिएक्शन है उसे देखने के बाद भिंसेंट समझ आता है जूलियन को घंटा भी कुछ समझ में नहीं आया है। तो आगे से भिंसेंट जूलियन से बताता है कि हीरो किंग कजिन के बॉडी के अंदर भी ऐसा ही हेवनली स्केलेटन था। जूलियन अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में ही सोचते हुए कहने लगता है कि सच में यह चीज बहुत ही ज्यादा अजीब ही है। मेरा जो बॉडी टाइप है वो काजिन की तरह ही है, जिसको कि मैं पूरी जिंदगी तक घृणा करते हुए आया हूँ। भिंसेंट अभी इस सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय जूलियन भिंसेंट से कहने लगता है कि रुको रुको, अब तुम मेरी बात सुनो। मैं मेरे हार्ट के अंदर जो इमेजिनरी है उसे यूज नहीं कर सकता था, मतलब जो इमेजिनरी है उसे गैदर नहीं कर सकता था। तो आगे से भिंसेंट पूछने लगता है कि ये इमेजिनरी आखिरकार ये चीज क्या है। भिंसेंट की मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद जूलियन पूरी तरीके से हताशा हो जाता है। कहने लगता है कि सच में तुम एक ग्रैंड पाई हो। हे भगवान, अब मैं तुम्हें कहाँ से बताना शुरू करूँ। तो ध्यान से सुनो, जो इमेजिनरी है वो बेसिकली एक माना स्टोरेज है, मतलब इमेजिनेशन के माध्यम से तुम माना को स्टोर कर सकते हो। तो इस बात को सुनने के बाद जो भिंसेंट है उसे बहुत ही बड़ा एक झटका लगता है और पूछने लगता है, क्या तुम अपने हार्ट के अंदर माना को स्टोर नहीं करते हो? और अगर ऐसा ही है तो यहाँ का जो मेडिटेशन मेथड है वो क्या है? भिंसेंट के मुंह से अभी इस बात को सुनने के बाद जूलियन सकल पना तो है पूछता है, आखिरकार किस टाइप के मेडिटेशन की बात कर रहे हो तुम? अभी तो इस बात को सुनकर भिंसेंट भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और पूछता है, क्या मेडिटेशन का भी मेथड होता है? तो आगे से जूलियन अभी कहने लगता है कि हम लोग इमेजिनरी के माध्यम से जो माना है उसे स्टोर करते हैं और उसे एक एक स्टार के नाम से जानते हैं, और जिस पर्सन के पास ज्यादा स्टार होती है उसका मार्शल आर्ट्स उतना ही ज्यादा पावरफुल होती है। जूलियन की मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनकर भिंसेंट पूरी तरीके से हताशा में चला जाता है। किंतु कुछ समय बाद अभी भिंसेंट अपने पास से अपने शॉट को निकाल लेता है और शॉट के अंदर से अपने बॉडी के माध्यम से जो माना है उसे एक्टिवेट करने लगता है। और देखते ही देखते बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए सुई सुई करके इधर उधर शॉट को माना के साथ स्विंग करने लगता है। और इस चीज को देखने के बाद जूलियन अभी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। भिंसेंट को इस सब कुछ ना करने के लिए बोलता है, लेकिन भिंसेंट जूलियन से कहता है कि नको ना रे, तुम रुक जाओ बाबा, इतना भी ज्यादा परेशान मत हो, तुम्हारा दिल उतना भी ज्यादा कमजोर नहीं है। लेकिन पीछे से अभी जूलियन भिंसेंट से कहने लगता है कि तुम शॉर्ट स्विंग करने के टाइम पे आपने माना को इधर उधर फ्लो क्यों करा रहे हो? मतलब तुम्हारे शॉट को छोड़कर माना इस रूम के अंदर इधर उधर फैल क्यों रहा है? क्या तुम माना यूज करने का जो फॉर्मूला है उसे नहीं जानते हो? भिंसेंट भी पूछता है, अरे भाई, माना यूज करने का भी कोई फॉर्मूला होता है क्या? तो इस बात को जवाब देते हुए जूलियन बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए कहता है, ऑब्वियसली इसका भी एक फॉर्मूला है, तुम ऐसे ही माना को ओवरव्हीलिंग तरीके से यूज नहीं कर सकते हो। तो भिंसेंट कहता है, हम लोग अपने टाइम पे तो ऐसे ही यूज करते थे। जूलियन भी बोलता है, शायद से इसीलिए तुम्हारे टाइम पे लोग ज्यादा माना को यूज नहीं कर सकते थे। तो आगे से भिंसेंट कहता है, हाँ, जो भी यूज नहीं कर सकते थे, मतलब जो लोग माना को ज्यादा यूज करने की कोशिश करते थे वो सभी ब्लास्ट हो जाते थे। और इस बात को सुनकर जूलियन पूरी तरीके से परेशान हो जाता है और पूछता है, तुम्हारा मतलब भी सभी लुढ़क जाते थे? भिंसेंट भी कहता है, और नहीं तो क्या, तुम क्या सोच रहे हो? आगे से जूलियन चिल्लाते हुए भिंसेंट से कहने लगता है कि जैसा कि ये बॉडी तुम्हारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस बॉडी में कुछ भी करोगे। ये बॉडी बहुत ही ज्यादा प्रीसियस है, तो ज्यादा कुछ करने की कोशिश मत करना। तो आगे से भिंसेंट भी कहता है, या सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भिंसेंट जो कि बैठे बैठे मेडिटेशन कर रहा होता है। और जैसा कि जूलियन पहले इस बॉडी में थोड़ा सा भी कुछ नहीं किया था, तो इसके कारण मेडिटेशन करते समय भी भिंसेंट को बहुत ही ज्यादा परेशानी होने लगती है। भिंसेंट अभी कल्टिवेशन करते करते अपने पास्ट लाइफ में डेफिन के बारे में भी सोचने लगता है कि वो किस तरीके से जेल के अंदर एक कुत्ते की मौत मारा था। भिंसेंट अभी कल्टिवेशन कर ही रहा था, इसी समय दरवाजे पे कोई आके नॉक करने लगता है। भिंसेंट भी अपना कल्टिवेशन बंद कर लेता है और अपने मन में ही सोचता है, अब कौन आ गया? भिंसेंट अपने मन में इस सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय दरवाजा खोल के एक पर्सन, मतलब एक लौंडा यहाँ पे आ जाता है, जिसका नाम होता है उल्सेन, जो कि भिंसेंट का नौकर होता है। वो दरवाजे को खोल के अंदर आ जाता है। उल्सेन कमरे का जो हालत है उसे देखने के बाद बोलता है कि अरे यार, देखो तुमने किस तरीके से कमरे को गंदा करके रखे हो। भिंसेंट अभी उठ खड़ा होते हुए पूछने लगता है कि तुम मेरा सर्वेंट हो ना? भिंसेंट के मुंह से अभी इस बात को सुनकर उल्सन बहुत ही ज्यादा एरोगेंट तरीके से अभी कहने लगता है कि हाँ, मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, नहीं तो क्या मैं तुम्हारा मास्टर हूँ? आगे से भिंसेंट अपने कपड़े को उतार के उल्सन के पास फेंक के मारता है और कहता है कि सही टाइम पे आए हो, जाओ मेरे लिए कुछ फ्रेश कपड़े को लेके आओ, और हाँ, ये जो कमरा है ना इसे भी साफ कर देना। भिंसेंट की ये वार्ता देखने के बाद अभी
उल्सन भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। अपने मन में ही सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भिंसेंट पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। और ये सब कुछ अपने मन में सोचने के बाद ही उल्सन भिंसेंट से पूछने लगता है कि यंग लॉर्ड, आप अपने कमरे के अंदर क्या किए हैं जिसके कारण ये सब कुछ इस तरीके से उलट पलट होकर रखा है, और क्या आप अपने कमरे के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट को करे हो? तो आगे से भिंसेंट बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो उल्सन है वो और भी ज्यादा चिल्लाते हुए भिंसेंट से कहने लगता है कि नहीं, मुझे लगता है कि आप कमरे के अंदर बैठे बैठे कुछ अजीब कर रहे थे। क्या आप इस कमरे के अंदर ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस कर रहे थे? मुझे जल्दी से जाके इन सभी बातों को जो फैमिली पैट्रियज है उनको जाके बताना होगा। उल्सन के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनकर भिंसेंट उल्सन के सामने आ जाता है और बोलता है, तुम एक सर्वेंट हो, लेकिन तुम्हारी जो टोन है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो रहा है, और मैं तुम्हें जो ऑर्डर दिया हो तुम उसे भी पूरी तरीके से नाकार दे रहे हो। और ये भी सच है कि मैं पहले से तुम्हें और भी ज्यादा काम दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये सब कुछ करना तुम्हारा काम नहीं है। भिंसेंट के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनकर उल्सन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से के मारे अभी चिल्लाते हुए कहने लगता है कि यंग लॉर्ड, मैंने आपको पहले भी कहा जो काम मुझे करना पसंद नहीं है वो सभी काम मैं कभी नहीं करूंगा। भिंसेंट भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और भयंकर तरीके से उसकी ओर घूरते हुए कहने लगता है कि तुम एक सर्वेंट नहीं हो, क्या मैं गलत हूँ? और फटक करके उसके हाथ से अपने कपड़े को ले लेता है और यहाँ से जाते हुए कहने लगता है कि ठीक है, तुम अगर इसे नहीं करना चाहते हो तो मैं खुद जाके मेरे कपड़े को लेके आता हूँ। इस बात को सुनकर विल्सन भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और पूछता है, आप कहाँ जा रहे हो सर? भिंसेंट पीछे घूमते हुए जवाब देता है कि मैं ग्रैंड चेम्बरलिन में जा रहा हूँ मेरे कपड़े को लेने के लिए, और मैं वहाँ जाके ये बोलूंगा मैं यहाँ पे कपड़े लेने के लिए इसलिए आया हूँ कि मेरा सर्वेंट विल्सन वो और काम नहीं करना चाहता। भिंसेंट की मुंह से अभी इस बात को सुनकर विल्सन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और मानी मन बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा भी होने लगता है। वो फटक से भिंसेंट के हाथ से कपड़े को ले लेता है और यहाँ से जाते हुए कहता है कि हाँ, मैं समझ गया, मैं लेके आता हूँ। विल्सन को यहाँ से जाते हुए देखता हुआ अभी भिंसेंट अपने मानी मन सोचने लगता है कि भिंसेंट जो कि बहुत ही ज्यादा कावर्ड एंड सेंसिटिव हुआ करता था, उसे इस तरीके का एक एरोगेंट सर्वेंट देना, लगता है वे सभी ये सब कुछ जानबूझ के ही किया है। विल्सन भी अभी भिंसेंट से कहने लगता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो भिंसेंट कहने लगता है कि लगता है वे सभी ये चाहते थे कि तुम इस सर्वेंट का जो रूटनेस है इसे सॉल्व करो एंड उन सभी को ये दिखाओ कि एडन का 7th यंग लॉर्ड इस तरीके का है। भिंसेंट के मुंह से अभी ऐसी बात सुनने के बाद विल्सन घबराने लगता है। घबराते हुए एंड अपने नाखूनों को चबाते हुए अभी कहने लगता है कि जो विल्सन है वो देखने में एकदम किसी गैंग के मेंबर जैसा लगता है जो कि बहुत सारे लोगों को मारा है, तो आखिरकार हम उसके साथ क्या करेंगे? भिंसेंट कहता है, क्या लोगों को मारा है? नहीं नहीं, अगर वो लोगों को मारता तो उसके बॉडी के अंदर एक तरीके का एनर्जी रहती, लेकिन मुझे उसके बॉडी के अंदर से कुछ भी एनर्जी महसूस ही नहीं हुआ। उसने जो कुछ भी बताया वो सब कुछ बकवास किया और उसकी आंखें वो तो और भी ज्यादा इनोसेंट है। मुझे तो यही लगता है कि भिंसेंट तुमसे भी ज्यादा कावर्ड है। जूलियन अभी हंसते हुए पूछने लगता है कि तुम क्या श्योर हो कि विल्सन इस तरीके का एक पर्सन है और तुम इन सभी चीजों के बारे में इतनी अच्छी तरीके से कैसे जानते हो? तो आगे से भिंसेंट एक स्कैरी लुक देते हुए कहने लगता है कि क्योंकि मैं इस तरीके का लाइफ पहले भी जी चुका हूँ। जूलियन अभी पूरी तरीके से घबरा जाता है। अपने मानी मन अभी सोचने लगता है कि क्या मैं अपने बॉडी के अंदर इसे बुला के गलती कर दिया हूँ, और क्या ये कोई ग्रेट स्पिरिट किंग भी है? सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विल्सन भिंसेंट के लिए कपड़े को लेके आया होता है और तो और भिंसेंट से ये भी पूछने लगता है कि सर, क्या आपको पसंद आया कि मैं किस तरीके से आपके रूम को झकाझक कर दिया? तो आगे से भिंसेंट विल्सन को थैंक यू बोलता है ये सब कुछ काम को करने के लिए। तो अभी विल्सन जो कपड़ा है उसे साइड में रखते हुए अभी कहने लगता है कि प्लीज अगली बार आप अपने रूम को बैटलफील्ड में कन्वर्ट मत कर देना। और अपने मानी मन अभी विल्सन ये भी सोचता है कि लगता है भिंसेंट पहले से बहुत ही ज्यादा बदल चुका है। विल्सन अभी अपने मानी मन ये सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय भिंसेंट अपने हाथों से एक माप दिखाते हुए कहने लगता है कि विल्सन, तुम मेरे लिए एक लकड़ी की शॉर्ट लेके आओ जो लगभग इस साइज का हो, एंड ये अच्छा होगा अगर शॉर्ट का वेट 500 ग्राम्स हो और थोड़ा शॉर्ट ब्लैक सेंटेड वुड से बना हुआ हो। आगे से विल्सन हंसते हुए कहने लगता है कि क्या होगा अगर मैं इस काम के लिए ना कर दूं तो आगे से भिंसेंट अपनी जगह से उठ खड़ा हो जाता है और कहता है ठीक है, मैं ही जाता हूँ वेपन को लेने के लिए। अगर वे सभी पूछेंगे तो मैं साफ साफ बता दूंगा कि मैं विल्सन को बोला था, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आया और मुझे ही भेज दिया। भिंसेंट के मुंह से अभी इस बात को सुनकर विल्सन भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। भिंसेंट से कहने लगता है कि प्लीज आप वहीं पे रुकिए, आखिरकार आप इस तरीके से बिहेवियर क्यों कर रहे हैं? और ये कहने के साथ ही अभी विल्सन भिंसेंट के कंधे को पकड़ लेता है, लेकिन इसके कारण भिंसेंट बहुत
बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उल्सन के हाथ को पकड़ के घुमा देता है और उसे जमीन के ऊपर पटक देता है। बेचारा उल्सन दर्द के मारे जोर से चिल्लाता है। पटकने के बाद अभी विंसेंट उल्सन को छोड़ देता है और कहने लगता है कि अरे यार मुझे माफ करना, मेरी एक बैड मेमोरी है कि मुझे कोई पीछे से पकड़ता है तो मैं अपने आप को काबू नहीं कर पाता। उल्सन गुंगरा तो है कहने लगता है कि ऐसा कब से हुआ भाई। विंसेंट अभी कहने लगता है कि ठीक है, इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना। और इसके साथ ही अपने मन ही मन बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और कहने लगता है कि सच में मेरे बॉडी में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, बस इतने में ही मेरी बॉडी गुंगरा रहा है। दूसरी ओर अभी हम लोग को उल्सन को भी देखने के लिए मिलता है जो कि अभी उठ खड़ा हो गया होता है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी होने लगता है। लेकिन विंसेंट बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ उल्सन से ये पूछता है कि क्या हुआ भाई, क्या तुम्हें कुछ और बताना है। लेकिन विल्सन अभी अपना चोमू जैसा शकल बनाते हुए कहने लगता है कि नहीं मैं समझ गया, मैं आपके बताए हुए शॉट को लेके आता हूँ। तो आगे से विंसेंट विल्सन से पूछता है लेकिन तुमने तो अभी कहा था कि तुम इस काम को नहीं करोगे। तो आगे से विल्सन फटाक करके दरवाजे के पीछे चला जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं इस काम को नहीं करूंगा। और ये बोलने के साथ ही दरवाजे को फटाक करके जोर से बंद कर देता है। लेकिन अगले ही पल दोबारा से दरवाजे को थोड़ा सा ओपन करता है और विंसेंट से कहने लगता है कि अभी जो आवाज हुई थी ये तेज हवा चलने की वजह से हुई थी, मैं इसे जानबूझ के नहीं किया। तो विंसेंट भी कहता है रस्केल कहीं का, क्या मैंने तुम्हें इसके बारे में कुछ कहा। सीन चेंज हो जाता है। कुछ समय बाद अभी हम लोग को विल्सन को दिखाया जाता है जो कि अपने साथ एक लकड़ी की शॉट को विंसेंट के कमरे की ओर लेके जा रहा होता है और अपने मन ही मन कहने लगता है कि मैं विंसेंट से और नहीं हार सकता, चलो इस बार मैं बताता हूँ विंसेंट से आखिरकार मैं कौन हूँ। और एक कहने के साथ ही दरवाजे को खोल के विंसेंट के पास आके विल्सन जो शॉट है उसे बहुत ही स्वैग के साथ देने लगता है और कहता है ये रहा आपका शॉट। लेकिन इस समय विंसेंट विल्सन को कुछ नहीं बोलता। विंसेंट अभी सिर्फ एक स्टोरी को बताने लगता है जहाँ पे विंसेंट अभी ये कहने लगता है कि मैं एक पर्सन को जानता हूँ जिसका एक हाथ नहीं है और जैसा कि उसके पास अपना एक हाथ नहीं था इसी कारण उसको अपनी जिंदगी को बहुत ही मुश्किल से गुजारना पड़ता था। इनफैक्ट उसकी जो लाइफ है एंड में बहुत ही भयंकर तरीके से खत्म हुआ। विंसेंट के मुंह से अभी ऐसी बात सुनने के बाद विल्सन पूरी तरीके से घबरा जाता है। वो अभी शॉट को दोनों हाथों से पकड़ के अभी अपना सिर झुका के विंसेंट से कहने लगता है कि ये रहा सर आपका शॉट। विंसेंट अभी शॉट को लेते हुए उसे थैंक यू बोलता है। तो आगे से विल्सन यहाँ से जाते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए विंसेंट से कहने लगता है कि जैसा कि मैं आपके काम को पूरा कर दिया तो मैं अभी यहाँ से चलता हूँ। देखते ही देखते विल्सन अभी यहाँ से चला जाता है। विंसेंट जो कि शॉट को पकड़ते हुए शॉट को अच्छी तरीके से देखने लगता है, कहने लगता है कि आप मुझे शॉट मिल गया, आप मुझे एक प्रॉपर ट्रेनिंग करने की जरूरत है। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को विंसेंट को ट्रेनिंग ग्राउंड में जो पुतला है उनके ऊपर वुडन शॉट से अपने लेफ्ट आर्म से अटैक करते हुए दिखाई जाते हैं। विंसेंट अभी शॉट को स्विंग करते करते अपने मन में ही कहने लगता है कि मुझे पता है मेरे पास जो हेवनली स्केलेटन है वो बहुत ही ज्यादा वीक है, लेकिन किसको पता थी कि मेरी बॉडी इस वुडन शॉट को 2-4 बार स्विंग करने के बाद ही पूरी तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। विंसेंट अभी स्विंग करते करते अपने मन ही मन ये सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय उसके सामने जो पुतला था उसे कोई एक ही स्लैश में पूरी तरीके से 2 हिस्सों में भाग कर देता है। विंसेंट अभी अपने सामने एक लौंडे को देखता है जो भी अपने हाथ में एक वुडन शॉट को पकड़ के रखा हुआ था। विंसेंट अभी उस लौंडे से पूछने लगता है कि हे तू कौन है रे। तो आगे से ये येलो बालों वाला बंदा बोलता है कि मेरा नाम रेवेन एडेन का है और तू वही है ना कमजोर लूजर। विंसेंट भी इस बात को सुनकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। इसी समय जूलियन विंसेंट से कहने लगता है कि रेवेन एडेन का फैमिली का एक अतिरिक्त डिसेंडेंट है और ये इस बार की जो टू शॉट असेंबल होने वाली है उसमें भी पार्टिसिपेट लेने वाला है। और विंसेंट तुम पहले ही इसके बाप से मिले हो ना। तो विंसेंट भी अभी मानी मन कहता है हाँ तो ये बच्चा उसका बेटा है। विंसेंट अभी मानी मन ये सब कुछ कह ही रहा था। इसी समय रेवेन विंसेंट की ओर आने लगता है तो जूलियन विंसेंट को सतर्क होने के लिए बोलने लगता है, कहने लगता है कि एडेन का फैमिली के अंदर 13 साल के जितने भी बच्चे हैं उन सभी से ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। रेवेन आगे से अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए सामने की ओर आने लगता है और विंसेंट से बहुत ही ज्यादा स्वैग के साथ कहने लगता है कि मैंने सुना है कि इस बार की जो टू शॉट असेंबली होने वाली है उसमें अगर मैं जीतता हूँ तो मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने का एक मौका मिलेगा। तो इसी कारण ही मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे आ गया हूँ। तो हम लोग को ये जो टू शॉट असेंबली होने वाली है इसके बारे में जानने के लिए मिलता है, जहाँ पे पता चलता है कि एडेन का फैमिली के अंडर जितने भी फैमिलीज आते हैं उनके जो राइजिंग सुपरस्टार है वो सभी एक दूसरे के साथ रियल शॉट से फाइट करते हैं। और ये जो कॉम्पिटिशन होती है इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन बेसिकली जितने भी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट होते हैं वो सभी 14 साल के आसपास ही होते हैं। और इस कॉम्पिटिशन के अंदर जो भी जीतता है उसे मौका मिलता है कि वो एडेन का फैमिली का जो डायरेक्ट डिसेंडेंट है उसके साथ फाइट करे। ऑब्वियसली उसका भी एज सेम होना चाहिए। विंसेंट अभी खड़े खड़े ये सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय सामने से रेवेन बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा होते हुए विंसेंट से पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे देखने के बाद छुपने नहीं वाले हो, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा डर गए हो और तुम्हें तो पता ही है ट्रू
गॉड असेंबली के अंदर ये सब कुछ इस वुडन शॉट से खत्म नहीं होने वाला है। तो आगे से विंसेंट बहुत ही ज्यादा सैवेज की तरह रिप्लाई देता है कि आखिरकार एक मार्शल आर्टिस्ट शॉट से क्यों डरेगा। रेवेन आगे से जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है कि सच में तुम बहुत ही ज्यादा फनी हो। तो आगे से विंसेंट अभी रेवेन से बोलता है कि शायद से तुम्हें और भी अच्छी तरीके से बात करना चाहिए, इवन तुम्हें उसे प्रोवोक करना चाहिए जो कि तुम्हारे क्लास के साथ मैच खाता है। विंसेंट तो एक कहते टाइम और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। विंसेंट तो अपने मन ही मन यही कहने लगता है कि आखिरकार उसे मुझे प्रोवोक करने की हिम्मत कैसे हुई। इवन मैं जब डेवेन हुआ करता था तब ट्रेनिंग ग्राउंड में काजिन भी आके मुझसे अच्छी तरीके से बात किया करता था। विंसेंट की मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद रेवेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अपने वुडन शॉट को विंसेंट के कंधे पे ठिका देता है। जूलियन इसी समय विंसेंट से कहने लगता है कि थोड़ा संभाल के, रेवेन 2 स्टार लेवल पे है और इसके साथ ही वो स्टीलमैन का जो एट्रीब्यूट है उसे भी पोसेस करता है। तो इसी कारण ही तुम्हें अभी थोड़ा सतर्क रहना होगा क्योंकि वो तुमसे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। तो विंसेंट भी अभी कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है और अगर मैं इसके साथ अभी फाइट करता हूँ तो मैं हार जाऊंगा। विंसेंट अभी रेवेन की ओर देखते हुए रेवेन को उसके बाप के साथ कंपेयर करता है और अपने मन में ही कहने लगता है कि वो मेरे ऊपर अपने माना से अटैक कर रहा है। उसे ये भी पता है कि मैं माना को कंट्रोल नहीं कर सकता, फिर भी वो ये सब कुछ कर रहा है। और ये सब कुछ सोचते हुए विंसेंट भी अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। विंसेंट भी अपने हाथ के अंदर कुछ माना को एक्टिवेट करने लगता है और देखते देखते अभी अपने शॉट को रेवेन के चेहरे की ओर कर देता है और हंसते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे किसी को शायद से परिवारों के एल्डर्स तरह पीटा गया होगा। मतलब इस समय विंसेंट एकदम सीधा रेवेन से उसकी बाप के बारे में बोल रहा होता है, लेकिन इस समय रेवेन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया होता है क्योंकि विंसेंट पहली बार इस तरीके से बिहेवियर जो कर रहा था। विंसेंट अपने शॉट को रेवेन के ऊपर जो कर रहा था, रेवेन तो अभी अपने मानी मन यही कहने लगता है कि ये लांडा अपने इमेजिनरी को भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इसके पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कहाँ से आ रहा है। ये सब कुछ सोचते हुए रेवेन अभी मानी मन बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। रेवेन को अभी ये प्रतीत हो रहा होता है कि विंसेंट कभी भी किसी भी पल उसे 2 भागों में काट सकता है। रेवेन को अभी घबराते हुए देखने के बाद विंसेंट अपने वुडन शॉट को उसके सामने से हटा लेता है और कहता है कि ठीक है ये सब कुछ यहीं पे बंद करते हैं। अगर तुम यहाँ पे वुडन शॉट से ही घबरा जाओगे तो जो ट्रू शॉट असेंबली होने वाली है वहाँ पे तो कोई मजा ही नहीं आएगा। रेवेन तुम्हें तो पता ही है ना, ट्रू शॉट असेंबली के अंदर रियल शॉट से फाइट होती है। विंसेंट के मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद रेवेन बेचारा बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। गुस्से के मारे वो पूरी तरीके से आग बबूला हो जाता है और देखते देखते अपने वुडन शॉट के अंदर बहुत सारे माना को एक्टिवेट करते हुए एकदम कूद जाता है विंसेंट को जान से मारने के लिए। रेवेन को अभी इतना ज्यादा गुस्सा होते हुए देखने के बाद और तो और अपने ऊपर अटैक करते हुए देखने के बाद जूलियन भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और विंसेंट से पूछने लगता है कि विंसेंट आखिरकार तुमने ये सब कुछ क्यों किया, जो हुआ छोड़ो, जल्दी से तुम इसे टच करो। तो आगे से विंसेंट मन ही मन जूलियन से कहता है कि नहीं कुछ नहीं होगा, रेवेन मुझे चोट नहीं पहुंचा पाएगा। होता भी ऐसा ही है। रेवेन आगे कुछ और कर पाता। इसी समय यहाँ पे एक पर्सन आके रेवेन के हाथों को रोक लेता है और कहने लगता है कि यंग लॉर्ड प्लीज आप रुक जाइए, अगर आप यहाँ पे विंसेंट को हिट करते हो तो विंसेंट को एक बहाना मिल जाएगा जिससे कि वो ट्रू गॉड असेंबली के अंदर आपके साथ फाइट नहीं करेगा। तो विंसेंट को अभी किसी को रोकता हुआ देखने के बाद जूलियन भी एक चैन की सांस लेती है और कहने लगता है कि थैंक गॉड सब कुछ सही हो गया। जाते जाते रेवेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए अभी विंसेंट से कहने लगता है कि तुम भीगी बिल्ली, चलो ट्रू गॉड असेंबली में मिलते हैं। सीन चेंज हो जाता है, रात हो जाती है। अभी हम लोगों को विंसेंट को अपने कमरे में किताबों को पढ़ते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे जूलियन विंसेंट से पूछने लगता है कि आज सुबह तुम रेवेन को उस तरीके से क्यों उकसाए थे, अगर उसका एस्कॉर्ट वहाँ पे ना होता तो वहाँ पे तुम्हारा बैंड बज जाता। तो आगे से विंसेंट कहने लगता है कि मैं बस एक डिसरेस्पेक्टफुल बच्चे को कुछ लेसन सिखा रहा था। जूलियन बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, कहने लगता है कि अरे यार आखिरकार मैं तुम्हारे जैसे किसी एक जन के साथ कैसे फंस गया, मैं तो बस ये प्लान किया था कि मैं मेरी बॉडी के अंदर एक पावरफुल स्पिरिट किंग को बुलाऊंगा। विंसेंट कहता है हाँ मुझे माफ कर देना और इसी कारण ही तुम्हें इस टाइमलाइन के जितने भी नॉलेज है उसे तुमसे सीख रहा हूँ। देखते देखते विंसेंट अभी उसके बचपन के फोटो को उल्टाता है। तो इस चीज को देखने के बाद जूलियन फटाक करके जो किताब है उसे बंद कर देता है और चिल्लाते हुए गुस्से के साथ कहने लगता है कि तुम अभी ये सब कुछ यूजलेस चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हो और क्या तुम इस एल्बम को देखना बंद करोगे? अभी तुम ब्लेसिंग और ट्रेड्स के ऊपर ध्यान दो। ट्रेड्स इस बात को सुनने के बाद विंसेंट जूलियन से पूछने लगता है। तो विंसेंट से जूलियन कहने लगता है कि ट्रेड्स एक तरीके का ब्लेसिंग है, मतलब आर्टिफिशियल ब्लेसिंग, सीधी बात बोलूं तो एक मैन मेड ब्लेसिंग। विंसेंट भी अभी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, कहने लगता है कि तुम ब्लेसिंग को बना सकते हो और क्या ये चीज गॉड के साथ धोखाधड़ी नहीं होगी, इसके कारण तो तुम्हें डिवाइनली पनिशमेंट मिलेगा। तो इसके बारे में विंसेंट से उल्सन कहने लगता है कि ना ऐसा नहीं होता है। और देखते देखते
ट्रेड के बारे में, मतलब मैन मेड ब्लेसिंग के बारे में सब कुछ बताने लगता है। और देखते देखते ये वाला सीन यहीं पे चेंज भी हो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है। हम लोगों को दोबारा से भीमसेन को जोरों शोरों से अपने वुडन शॉट के साथ पुतले के ऊपर बाढ़ करता हुआ प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है। इस मेंशन के अंदर जितने भी लोग काम करते थे वो सभी अभी आपस में ही इसके बारे में बातें करने लगते हैं। इसी समय यहाँ पे वाइस लीडर मार्लिन आ जाता है और इन सभी से बोलने लगता है कि तुम सभी ऐसे ही रेकलेसली इस तरीके से बातें मत किया करो। और इसमें क्या कोई फानी चीज है कि एडन का फैमिली का यंग लॉर्ड अपने मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा है। मार्लिन को यहाँ पे देखने के बाद और मार्लिन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद वे सभी डर जाते हैं और माफी मांगते हुए और दौड़ के अपने अपने कामों में जाने लगते हैं। अभी तो मार्लिन भी भीमसेन की ओर ही देखने लगता है और अपने मन में ही कहने लगता है कि क्या दिन आ गया है। एडन का फैमिली के यंग लॉर्ड को वे सभी अभी शर्म भरी आंखों से देखते हैं। अभी तो जूलियन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए भीमसेन से कहने लगता है कि भीमसेन तुम क्या प्रैक्टिस करने के लिए फॉरेस्ट में नहीं जा सकते हो? यहाँ पे चारों ओर देखो, तुम्हें देखने के बाद भी सभी कैसे फुसुर फुसुर कर रहे हैं। तो हाफते हुए भीमसेन कहने लगता है कि क्या तुम्हारी बॉडी के अंदर उतना भी पावर है जिससे कि मैं वहाँ पे जा पाऊँ? और इसके साथ ही अपने मन में ही अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लगता है, डेविन के बारे में सोचने लगता है और कहने लगता है कि जब मैं डेविन हुआ करता था तब वे सभी मुझे इसी तरीके से नीचा देखता था, लेकिन तब उन सभी को क्या ये पता था कि एक दिन जाके मैं काजिन को हराऊंगा। भीमसेन अभी हाँफते हुए ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन इसी समय यहाँ पे मार्लिन आ जाता है और एक एडवांस रिकवरी पोर्शन को देते हुए कहने लगता है कि यंग लॉर्ड आप इसे लीजिए, शायद से आप इससे और भी अच्छे तरीके से अपने ट्रेनिंग को कर पाएंगे। अचानक से यहाँ पे मार्लिन को देखने के बाद भीमसेन उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो? तो मार्लिन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहने लगता है कि मैं व्हाइट शॉट का वाइस कमांडर मार्लिन हूँ। तो आगे से भीमसेन मार्लिन से पूछता है कि औरों की तरह क्या तुम मुझे देखने के बाद नहीं हंसोगे? मार्लिन कहता है पहले मैं ऐसा ही करने वाला था, लेकिन मुझे आपकी आंखों में कुछ करने का जज्बा दिखा, और जो किसी के मार्शल आर्ट के ऊपर हंसे वही एक दिन हंसी का पात्र बन जाता है। मार्लिन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद भीमसेन मार्लिन से बोलता है कि मार्लिन मैं आगे से तुम्हारे नाम को याद रखूंगा। और इसके साथ ही अभी मार्लिन से माफी भी मांगता है और कहता है मुझे लगता है आप यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो आप अभी जा सकते हैं। मार्लिन भी अभी यहाँ से जाने लगता है। जाते जाते पीछे की ओर घूमते हुए अभी भीमसेन की ओर ही देखने लगता है, जहाँ पे भीमसेन दोबारा से वुडन शॉट को पकड़ के अपने बाएं हाथों से पुतले के ऊपर जोर जोर से शॉर्ट स्लैश मार रहे होते हैं। कुछ देर ऐसे ही प्रैक्टिस करने के बाद भीमसेन पूरी तरीके से थक जाता है। भीमसेन वो जो पोषण है उसे भी पी लेता है। देखते देखते दोबारा से रात हो जाता है। अभी हम लोग को भीमसेन को कुछ स्टडी करते हुए दिखाया जाता है। भीमसेन अभी अपने पुराने पालों के बारे में सोचता है जब उसने काजिन को हराया था। भीमसेन अभी थोड़ा सा रिसर्च और माना के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद रात के अंधेरे में दोबारा से पुतले के पास जाके अपने वुडन शॉट के माध्यम से इस बार एक परफेक्ट स्लैश मारता है और जो पुतला है उसे बीच में से फाइन तरीके से 2 हिस्सों में काट कर देता है। भीमसेन अभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली मेरा शॉर्टमैनशिप कंप्लीट हुआ। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को सुबह 5 बजे के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे उल्सन अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए भीमसेन को गाली देते हुए भीमसेन के लिए खाना लेके जा रहा होता है। जाते जाते अभी उल्सन के दिमाग में अभी एक खुरापाती आइडिया आता है। उल्सन कुछ देर बाद भीमसेन के पास जाके भीमसेन का जो खाना है उसे सर्व कर देता है और जैसे ही उल्सन ऊपर का ढक्कन हटाता है आगे से भीमसेन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। भीमसेन देखता है कि उसके खाने के अंदर जितने भी अच्छी चीज थी वो सभी गायब हो चुका है। साइड में कुछ सब्जी और सैलाड पड़ा हुआ है। उल्सन भी अभी अपना मुंह घुमा के साइड की ओर करते हुए सीटी बजाने लगता है। आगे से भीमसेन उल्सन से कहने लगता है कि यदि तुम अपने लिए कुछ चुराना ही चाहते हो तो तुम्हें ये सब कुछ स्पष्ट नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट तुम्हें अपने मुंह को तो साफ करना ही था। तो इस बात को सुनकर उल्सन भी समझ जाता है कि उसके मुंह में अभी भी जो खाना है वो लगा हुआ है। उल्सन फटक करके अपने मुंह को बंद कर लेता है। भीमसेन अभी उल्सन से कहने लगता है कि इस बार मैं इन सभी चीजों को थोड़ा फनी तरीके से देख रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं आशा करता हूँ कि तुम अपना जो लाइन है उसे क्रॉस नहीं करोगे। भीमसेन की मुंह से ऐसी गुस्से भरी बातों को सुनने के बाद अभी उल्सन अपने हाथ को कसने लगता है और थोड़ा सा परेशान और थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मैं पहले एक गैंगस्टर के मेंबर हुआ करता था और पास्ट में मैंने बहुत सारे लोगों को भी मारा। आगे से भीमसेन कहने लगता है कि हो ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। भीमसेन अभी उल्सन को टेलीपैथी के थ्रू बोलता है कि डर के माध्यम से किसी के ऊपर कंट्रोल पाना यह चीज बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन इस काम को करके तुम कभी भी उसके दिल को नहीं जीत सकते हो। और इसी कारण ही उल्सन मैं अभी भी तुम्हें मेरी पावर के माध्यम से तुम्हें नहीं दबाया। उल्सन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि टेलीपैथी
और तोड़ लॉर्ड माना को यूज कर रहा है। आगे से भिंसेंट अभी दोबारा से उल्सेन से कहने लगता है कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि मैं माना को यूज कर रहा हूँ। भिंसेंट की मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद उल्सेन का पूरी तरीके से फट जाता है। भिंसेंट तो अभी उल्सेन से ये भी कहने लगता है कि जब तुम मेरे सामने रहते हो तब घमंडी बनना बंद करो और बहुत ही जल्दी तुम्हें इस बात से और शर्म नहीं आएगी कि तुम मेरा नौकर हो। टाइम आने पे तुम तय करना कि तुम डर के माध्यम से रूल करोगे या फिर तुम अपनी लॉयल्टी दिखाओगे। भिंसेंट की मुंह से अभी इन सभी बातों को सुनकर विल्सन यहाँ से जाने लगता है। जाते जाते विल्सन बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए भिंसेंट से दोबारा से कहने लगता है कि सडनली तुम मेरे ऊपर अपने प्रेशर को क्रिएट करे हो और आपने क्या कहा, लॉयल्टी? हाँ, ये तो भूल ही जाओ। विल्सन अभी ये सब कुछ बहुत ही जोश जोश में कहने के बाद ही फटक करके दोबारा से दरवाजे को बंद कर देता है। विल्सन की चेहरे पे उसका डर साफ साफ दिख रहा होता है। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मार्लिन इधर उधर पेट्रोलिंग कर रहा होता है। मार्लिन अभी कहने लगता है कि लगता है यंग लॉर्ड आज कुछ जल्द ही आ गया था और अपना प्रैक्टिस करके चला भी गया। मार्लिन की नजर अभी एक पुतले के ऊपर जाता है जिसको कि यंग लॉर्ड ने मतलब भिंसेंट ने 2 हिस्सों में काट दिया था वुडन शॉट के माध्यम से। मार्लिन पहले सोचता है कि यंग लॉर्ड शायद से इसे ओरिजिनल ब्लेड के माध्यम से काटा है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि जो भिंसेंट है वो तो वुडन शॉट से प्रैक्टिस कर रहा था। उस कटे हुए पुतले को अच्छी तरीके से एनालिसिस करते हुए अभी मार्लिन कहने लगता है कि सच में जो यंग लॉर्ड है वो बहुत ही जल्दी अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है और आखिरकार यंग लॉर्ड किस तरीके का मार्शल आर्ट्स यूज कर रहा है। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को भिंसेंट के और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भिंसेंट कपड़े को पहन रहा होता है। दूसरी ओर जो विल्सन है वो अपने काम को बहुत ही ज्यादा शांति से कर रहा होता है। जूलियन अभी भिंसेंट से कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि विल्सन पहले से और भी ज्यादा पोलाइट तरीके से अपने काम को कर रहा है? इस बात को सुनकर भिंसेंट भी थोड़ा मुस्कुराता है। भिंसेंट अभी अपना जो ड्रेस है उसे देखते हुए कहने लगता है कि विल्सन, मेरा जो कपड़ा है ये तो लेविटाइन कॉटन से बना हुआ है। विल्सन कहता है तो इसमें क्या हुआ? तो आगे से भिंसेंट विल्सन से बोलता है कि यह चीज बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन यह चीज मिट्टी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है और यह चीज उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है कि इसे एक नोबल यूज करे। ऊपर से यहाँ का खाना फैमिली बजट के हिसाब से बहुत ही ज्यादा लो क्वालिटी का है और इन सभी चीजों का बस एक ही मतलब होता है कि कोई जो बजट है उसके अंदर से पैसे को चुरा रहा है। जूलियन भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि क्या ये सब कुछ विल्सन ने किया है? सामने की ओर अभी हम लोग को विल्सन को दिखाया जाता है जो कि इन सभी बातों को सुनने के बाद कुछ भी समझ में नहीं पाता है क्योंकि ये सभी बातें उसके सिर के ऊपर से जाता है। भिंसेंट अभी अपनी मानी मान कहने लगता है कि नहीं नहीं, ये विल्सन नहीं हो सकता, ये काम किसी एक हायर अप्स का हो सकता है। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को रेवेन के और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेवेन एक बहुत ही भारी लकड़ी के शॉट को उठा के इधर उधर करके प्रैक्टिस कर रहा होता है। रेवेन अपने मानी मन उसी दिन के बारे में ही सोचने लगता है और अभी भिंसेंट को अपनी इसी जगह पे इमेजिन करने लगती है जहाँ पे भिंसेंट अपने वुडन शॉट को उसके गले में टांगते हुए उसे ये पूछ रहा होता है कि क्या हुआ, एक वुडन शॉट से तुम्हें इतना ज्यादा डर लग रहा है? एक तरीके से भिंसेंट का जो खौफ है वो रेवेन के बॉडी के ऊपर हावी हो चुका है। रेवेन अभी इन सभी चीजों के कारण बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से के मारे अभी वो अपने वुडन शॉट को बहुत ही जोर से एक स्विंग करता है और कहता है कि किसने डरा? रेवेन अभी ये सब कुछ प्रैक्टिस कर ही रहा था, मतलब गुस्सा हो ही रहा था। इसी समय यहाँ पे उसका बाप आ जाता है और कहने लगता है कि रेवेन, देख के तो लग रहा है तुम्हारा प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है और तुम्हें तो पता ही है कि जो ट्रू शॉट असेंबली होने वाली है उसमें ज्यादा देरी नहीं है और अगर तुम्हें अपने फैमिली को एडन काका ब्रांच फैमिली से मेन फैमिली में ट्रांसफर करना है तो तुम्हें किसी भी तरह भिंसेंट को हराना ही होगा। रेवेन आगे से बोलता है कि यस फादर, मुझे पता है। तो रेवेन का पापा अभी रेवेन को कस के पकड़ लेता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ रेवेन से कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें हमारे ब्रांच फैमिली को मेन फैमिली के अंदर ऐड करना ही होगा, भिंसेंट को हराना ही होगा। तो अभी अपने बाबा को इतना ज्यादा एग्रेसिव होता हुआ देखने के बाद रेवेन अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और अपने मानी मान यही कहने लगता है कि ट्रू शॉट असेंबली जितना ज्यादा नजदीक आ रहा है मेरा बाबा मेरे प्रति उतना ही ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है। भिंसेंट अगर मैं उस बास्टर्ड को हरा पाया तो मेरा पापा और मेरी फैमिली दोनों ही मेन फैमिली में ऐड हो सकते हैं। रेवेन का इस सोचते ही अभी सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को भिंसेंट के और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जूलियन एक नोटबुक को पकड़ते हुए कहने लगता है कि फाइनली ट्रू शॉट असेंबली के अंदर जितने भी लोग पार्टिसिपेट लेने वाले हैं उन सभी का ही इन्फॉर्मेशन अभी आ चुका है। तो इस समय उस किताब को मतलब उस नोटबुक को भिंसेंट अपने पास लेके बहुत ही अच्छी तरीके से देखने लगता है। भिंसेंट अभी एक स्टोन के पिक्चर को देखते हुए कहने लगता है कि ये
क्या है। जूलियन बताता है कि ये जो स्टोन है इसका नाम है मिराकल स्टोन। मतलब ये जो स्टोन है ये एक तरीके का माना स्टोन है और अगर इसे कोई अप्लाई करता है अपने बॉडी के ऊपर तो उसका जो माना है एंड उसके साथ ही उसका जो स्ट्रेंथ है वो भी एक ही झटके में बढ़ जाएगा। मतलब ये जो स्टोन है ये एक मिराकिल की तरह काम करता है, तो इसी कारण ही इसे मिराकिल स्टोन कहा जाता है और जो भी ट्रू शॉट असेंबली में जीतेगा उसे ही ये स्टोन मिलेगा। जूलियन को अभी इतना ज्यादा एक्साइटेड होते हुए इन सभी चीजों को बताते हुए देखने के बाद विंसेंट भी अपने मन ही मन कहने लगता है कि देखो ये कितना ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है, लगता है एक कब से ही इस ट्रू गॉड असेंबली को जीतना चाहता था। तो इस समय विंसेंट अपनी जगह से उठ खड़ा होते हुए कहने लगता है कि ठीक है जूलियन, मैं समझ गया और मुझे पता है कि तुम अपनी बॉडी के अंदर किसी एक स्पिरिट किंग को बुलाना चाहते थे, लेकिन तुम मेरा यकीन मानो मैं तुम्हें ऐसी जीत दिलाऊंगी जिसको कि स्पिरिट किंग भी कभी नहीं दिला सकता। विंसेंट अभी ये कहने के साथ ही अभी घंटी बजा के बुलाने लगता है विल्सन को। विल्सन भी दौड़ते हुए यहाँ पे दरवाजा खोल के हाँफते हुए आता है और पूछने लगता है कि क्या हुआ यंग मास्टर, क्या आपको कुछ चाहिए। आगे से विंसेंट विल्सन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार मेरे लिए कुछ अलग ही काम करो और ये कहने के साथ ही अभी सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को एक लेडी की और का सीन दिखाया जाता है और ये जो लेडी है ये होता है ग्रैंड चेम्बरलिन रेल्सा। रेल्सा के पास अभी विल्सन आ जाता है। विल्सन रेल्सा से पूछने लगता है कि क्या मैं अंदर आऊं। रेल्सा बोलती है कि हाँ आ जाओ। विल्सन बहुत ही ज्यादा घबराते हुए अभी रेल्सा से कहने लगता है कि क्या आपका काम सही से चल रही है। तो आगे से रेल्सा अभी आंख दिखाते हुए कहने लगती है कि जो बकना है जल्दी बको, टाइम वेस्ट मत करो। रेल्सा की एक ही धमकी से विल्सन पूरी तरीके से घबरा जाता है। अपने मन ही मन कांपते हुए कहने लगता है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था एक 7 स्टार मार्शल आर्टिस्ट से, सच में ये बहुत ही ज्यादा स्कैरी है। विल्सन अभी रेल्सा से बोलने लगता है कि जो यंग मास्टर विंसेंट है वो फैमिली हेड से कुछ डिस्कस करना चाहता है। आगे से रेल्सा बोलती है कि ऐसा है क्या, लगता है यंग मास्टर के पास उतना भी ज्यादा हिम्मत नहीं है जो कि वो अपने बाबा के साथ खुद से ही जाके बात करे। विल्सन अभी रेल्सा से बोलने लगता है कि यंग मास्टर ये चाहता है कि जो ट्रू शॉट असेंबली होने वाली है उसमें फैमिली हेड भी आए। यंग मास्टर ने बोला है कि यंग मास्टर इस बार प्रूव करेगा कि यंग मास्टर एडन का फैमिली का डायरेक्ट डिसेंडेंट है। तो आगे से रेल्सा कहने लगता है कि फैमिली हेड कभी भी ट्रू शॉट असेंबली को आज तक अटेंड ही नहीं किया, उनके पास उतना भी ज्यादा टाइम नहीं रहता। रेल्सा अभी कुछ काम करते करते ये सब कुछ बोल ही रहा था। इसी समय विल्सन कहने लगता है कि यह चीज बजट के गबन की कीमत है और जो चीज संभव नहीं है उसे संभव बनाओ। विल्सन की मुझ से अभी ऐसी बात सुनने के बाद रेल्सा पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। रेल्सा अभी विल्सन से पूछने लगती है कि हे आखिरकार तुम अभी क्या बोले हो। तो विल्सन बहुत ही ज्यादा घबराते हुए अभी रेल्सा से बोलने लगता है कि नहीं मैं तो वही बोला जो कि यंग लॉर्ड ने मुझे बोलने के लिए कहा था। तो आगे से रेल्सा विल्सन से बोलता है कि ठीक है तुम अभी यहाँ से जा सकते हो। विल्सन बेचारा भी अभी यहाँ से चला जाता है। रेल्सा अभी अपने मन ही मन बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए सोचने लगता है कि यंग लॉर्ड विंसेंट वो खुद भी यहाँ पे आ सकता था मुझसे बात करने के लिए, जो कि विल्सन को यहाँ पे भेजने से भी ज्यादा थ्रेटन होता, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पे विल्सन को भेजा और उसने अपनी जो अथॉरिटी है उसे दिखाया। क्या उसने मेरी जो इंटेंशन है उसे समझ लिया। रेल्सा की ये सोचते ही अभी सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोग को एक कमरे के अंदर फैमिली हेड को दिखाया जाता है जो कि कुछ कर रहा होता है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनहेंस अमाउंट में ऑरा बाहर की ओर रिलीज हो रहे होते हैं। फैमिली हेड कहता है कि रेल्सा तुम यहाँ पे कैसे आए। रेल्सा अभी फैमिली हेड से कहने लगती है कि यंग मास्टर विंसेंट आपको ट्रू शॉट असेंबली में इनवाइट किया है। तो आगे से फैमिली हेड अभी रेल्सा से कहने लगता है कि रेल्सा तुम्हारी एज लगता है तुम्हारे सिर पे चढ़ रहा है, आखिरकार तुम क्या बोल रही हो। रेल्सा बताती है कि यंग मास्टर ने ये कहा है कि वो ट्रू शॉट असेंबली के अंदर ये प्रूव करने वाला है कि विंसेंट एडन का फैमिली का एक ट्रू मेंबर है। फैमिली हेड भी इस बात को सुनकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, लेकिन इस समय फैमिली हेड बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ रेल्सा से पूछने लगता है कि रेल्सा तुम्हें क्या लगता है विंसेंट के पास उतना भी ज्यादा स्किल है कि वो अपने काबिलियत को प्रूव कर पाए। तो रेल्सा अभी कहने लगती है कि नहीं उसके पास बिल्कुल भी नहीं है और इसीलिए उसने ट्रू शॉट असेंबली में आपको बुलाया है जिससे कि वो अपनी काबिलियत को आपको दिखा पाए। तो प्लीज फैमिली हेड आप इस बार ट्रू शॉट असेंबली को अटेंड करें, क्योंकि इस बार की जो जिम्मेदारी है वो मैं खुद लेने वाली हूँ। विंसेंट अगर इस बार अपने काबिलियत को नहीं दिखा पाए तो मैं अपने सिर को काट के आपके कदमों में दे दूंगा। फैमिली हेड अभी रेल्सा से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम इस सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो आगे से रेल्सा फैमिली हेड से कहने लगती है कि क्योंकि इस बार विंसेंट मेरी जो वीक पॉइंट है उसका ही एडवांटेज ले रहा है एंड ऑब्वियसली इस लाइन का कोई डबल मीनिंग मत निकालना। फैमिली हेड आगे से पूछने लगता है कि क्या तुम बजट के बारे में बात कर रहे हो। फैमिली हेड की मुंह से इस बात को सुनकर रेल्सा पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उसको नहीं था लगा कि फैमिली हेड को भी इसके बारे में है पता। लेकिन आगे से फैमिली हेड अभी रेल्सा से बोलने लगता है कि मुझे पता है कि तुम बजट के अंदर से कुछ पैसे को साइड करके रखते हो एंड ऑब्वियसली ये सब कुछ विंसेंट के लिए ही है, क्योंकि तुम विंसेंट के फ्यूचर के बारे में सोचती हो। रेल्सा फैमिली हेड से इसके लिए माफी मांगने लगती है। तो फैमिली हेड
अभी बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ रेल्सा से ये बोलने लगता है कि मुझे तुम्हें कुछ भी बोलने का कोई भी हक नहीं है क्योंकि तुम विंसेंट का सर्वेंट हो। और ये सब कुछ बोलने के साथ ही अभी फैमिली हेड अपने मन में ही विंसेंट के बारे में ही सोचने लगता है, जहाँ पे फैमिली हेड अपने मन में ही कहने लगता है कि विंसेंट अगर वो चाहता तो खुद ही यहाँ पे आके इस बात को कर सकता था, लेकिन उसने यहाँ पे रेल्सा को भेजा, वो अपने डिग्निटी को कायम रखा। क्या सच में विंसेंट साड़भाना का ही बच्चा है? तो यहाँ पे हम लोग को विंसेंट की जो माँ है उसके बारे में पता चलता है, जिसका नाम होता है साड़भाना। एंड ऑब्वियसली शुरू में बताया गया था कि विंसेंट की माँ विंसेंट को जन्म देते ही मारा गई थी। फैमिली हेड अभी अपने मानी मन इस सब कुछ सोचने के बाद ही उठ खड़ा हो जाता है। रेल्सा से कहने लगता है कि ठीक है रेल्सा, इस बार तुम जीती और मैं इस बार का जो ट्रू शॉट असेंबली है उसे भी अटेंड करूंगा। सीन चेंज हो जाता है, हम लोग को ट्रू शॉट असेंबली के दिन को दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का मतलब जितने भी ब्रांच फैमिली के मेंबर है वो सभी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए एरेना के अंदर आ रहे होते हैं। और इन सभी के अंदर रेवेन को भी दिखाया जाता है, जो कि अभी अपने मानी मन कहने लगता है कि विंसेंट तुम अपने आप को कस के बांध लो क्योंकि मैं तुम्हें आज हराऊंगा। रेवेन ये कहते कहते अभी ऊपर की ओर देखता है। ऊपर की ओर अभी फैमिली पैट्रेज को देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि किसी को ये अंदाजा नहीं लगा था कि आज इस ट्रू शॉट असेंबली के अंदर एडन का फैमिली हेड खुद आएगा। अभी यहाँ पे फैमिली पैट्रेज को देखने के बाद रेवेन बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। रेवेन अपनी मानी मन ये कहने लगता है कि बहुत बढ़िया, अब मैं दिखाऊंगा कि कौन राइजिंग स्टार है और मैं विंसेंट को बहुत ही ज्यादा कूल मैनर्स के साथ पैट्रेज के सामने ही हराऊंगा। देखते ही देखते ये जो ट्रू शॉट असेंबली है ये चालू हो जाता है। अभी हम लोग को रेवेन को एक दूसरा पार्टिसिपेंट के साथ डुएल करता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पे रेवेन अपने शॉट के माध्यम से उसके ऊपर एक अटैक करता है, जिससे कि बेहेलॉन्डा अपने शील्ड के माध्यम से ब्लॉक कर लेता है। और देखते देखते अपने शॉट के माध्यम से रेवेन के कंधे के ऊपर बहुत ही पावरफुल एक स्ट्राइक मार देता है, लेकिन इससे रेवेन को कुछ नहीं होता क्योंकि उसके पास आयरन बॉडी है। लेकिन रेवेन इस समय उसके ऊपर इतना पावरफुल एक स्ट्राइक को मारता है जिसके कारण उसका शील्ड भी टुकड़ों में बिखर जाता है और बेहेलॉन्डा अभी उड़ता हुआ पीछे की ओर गिरता है, मतलब हार जाता है। अपने बेटे को इस तरीके से जीतता हुआ देखने के बाद रेवेन की बाप चिल्लाते हुए उठता है और कहता है ये धो डाला। रेवेन के बारे में सभी बातें करने लगते हैं। रेवेन का प्रशंसा करने लगता है, कहने लगता है कि इतनी कम एज में इसने 2 स्टार मार्शल आर्ट को हासिल किया। साइड में एक जगह पे विंसेंट रेवेन की मैच को देखने के बाद कहने लगता है कि सच में यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट है वो अगर 500 साल पहले होता तो वे सभी पूरी तरीके से जीनियस होता। जीनियस तो छोड़ो, अल्ट्रा प्रो मैक्स जीनियस होता। लेकिन वे सभी अपने मार्शल आर्ट को ज्यादा गहरी तक खुदाई नहीं किया है। मैं देख पा रहा हूँ कि वे सभी अपने अपने एट्रीब्यूट के दम पे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इन लोगों का रियल फाइट का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। देख के तो ऐसा लगता है कि वे सभी एक पॉपेट की तरह एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। विंसेंट अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था, अभी सीन तो बड़ा से रेवेन की ओर जाता है। रेवेन इस मैच को जीतने के बाद फैमिली हेड की ओर देखते हुए फैमिली हेड को अपना सिर झुका के ग्रीट कर रहा होता है, और इसके साथ ही विंसेंट की ओर देखते हुए अपने मन में ही कहता है कि मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा विंसेंट, आज के दिन ना भागने की वजह से। दूसरी ओर अभी हम लोग को विंसेंट को भी दिखाया जाता है कि जो रेवेन की ओर देखते हुए एक बहुत ही भयंकर सी एटीट्यूड दिखाता है और अपने मन में ही कहता है कि मैं भी तुमसे नहीं डरता। देखते ही देखते फैमिली पैट्रेज के सामने रेवेन लगातार बहुत सारे कैंडिडेट को हरा देता है एंड फाइनली रेवेन इस मैच को, मतलब ये जो ट्रू शॉट असेंबली है, इसका विनर बनता है। रेवेन अभी बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ फैमिली पैट्रेज की ओर देखते हुए कहने लगता है कि मैं रेवेन एरेन का इस मैच को जीत गया और मैं आप सभी एल्डरों के सामने रूल के मुताबिक मेरा एक क्लोज फ्रेंड विंसेंट एडेनका से फाइट करना चाहता हूँ। विंसेंट भी अभी रेवेन के मुंह से इस बात को सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराता है और बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ कहता है कि मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। विंसेंट एंड रेवेन दोनों ही आमने सामने खड़ा हो जाता है। रेफरी भी एक झंडे को लेके खड़ा हो जाता है मैच को स्टार्ट करने के लिए। रेफरी अभी दोनों से पूछने लगता है कि क्या तुम दोनों रेडी हो, लेकिन इसी समय विंसेंट कहने लगता है कि रुको रुको, मैं रेवेन के साथ फाइट करूंगा लेकिन मेरा भी एक शर्त है। और ये बोलने के साथ ही अभी विंसेंट उल्सन के पास से अपना जो वुडन शॉट है उसे ले लेता है और कहता है कि इस फाइट में मैं सिर्फ इस वुडन शॉट को ही यूज करूंगा और थर्ड मैं सिर्फ अपने बाएं हाथ को यूज करूंगा। इसके साथ ही इस फाइट में मैं उसे पहले 3 ट्रिक्स को चलने दूंगा। विंसेंट के मुंह से अभी इस बात को सुनकर रेवेन की बाबा भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। रेवेन के बाबा के सामने और जो 2 जन बैठे थे वो लोग भी आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या अभी मुझे कोई सपना दिख रही है। साइड वाला बोलता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। विंसेंट तो अभी तो उल्सन से ये भी कहने लगता है कि जब तक कि ना तुम अपने 3 ट्रिक्स चल लोगे तब तक मैं अपनी इस पोजीशन से थोड़ा सा भी नहीं हिलूंगा। विंसेंट के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद अभी तो रेवेन भी पूरी तरीके से गुस्सा हो जाता है। आग बबूला होते हुए चिल्लाते हुए विंसेंट से पूछने लगता है कि विंसेंट
क्या तुम मुझे नीचा दिखाने का कोशिश कर रहे हो? अभी तो एरिना के अंदर और जितने भी ब्रांचेस फैमिली के लोग आए थे वो सब भी आपस में ही बातें करने लगते हैं। बोलने लगता है कि भिंसेंट ये वही लौंडा है ना जो कि अपने माना को यूज नहीं कर सकता। कोई तो ये भी बोलता है जैसा कि भिंसेंट एडन का फैमिली का डायरेक्ट डिसेंडेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह इतना ज्यादा एरोगेंट होगा। इसी समय भिंसेंट का बाबा चिल्लाते हुए उठ खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है कि पैट्रिच, मुझे लगता है कि भिंसेंट ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है जिससे कि वो अगर हार जाए तो उसको बहाना करने का एक मौका मिल जाएगा। लेकिन आगे से फैमिली पैट्रिच कहता है कि मैं इसे अलाउ करता हूँ। फैमिली पैट्रिच तो अभी भिंसेंट को भी बोलता है कि भिंसेंट, मैं आशा करता हूँ तुमने अभी जो कुछ भी बोला है उसे अपने एक्शन के साथ प्रूव भी करोगे। भिंसेंट भी बहुत ही ज्यादा एरोगेंट तरीके से अपने बाबा से बोलता है कि हाँ, मैं वैसे ही करने वाला हूँ फैमिली पैट्रिच। तो देखते ही देखते रेफरी अभी भिंसेंट एंड रेवेन के बीच में जो डुएल है उसे चालू कर देता है। रेवेन अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ अपने भारी शॉट से बहुत ही पावरफुल एक अटैक को अभी भिंसेंट के ऊपर लॉन्च कर देता है और कहता है तुम खड़े खड़े बस मर जाओ। लेकिन भिंसेंट अभी इसके अटैक को अपने गर्दन को थोड़ा साइड में करके पूरी तरीके से टच कर लेता है। रेवेन को अभी एक और मौका मिलता है जिससे कि वो भिंसेंट के ऊपर एक स्लैश अटैक कर पाए। तो बिना किसी देरी करे तुरंत ही रेवेन भिंसेंट के ऊपर अपने शॉट के माध्यम से इस बार बहुत ही पावरफुल एक शॉट स्लैश को मार देता है। लेकिन इस समय हमें दिखाया जाता है कि भिंसेंट बस अपने हाथ के माध्यम से मतलब हाथ के अंदर थोड़ा सा माना इकट्ठा करके उसके शॉट स्लैश को पूरी तरीके से डिप्लेट कर देता है, मतलब यूं ही मच्छर जैसा हटा देता है। भिंसेंट अभी बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ रेवेन से कहता है कि मैं तुम्हारे 2 अटैक को डच कर लिया। रेवेन भी अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। लेकिन रेवेन अपना बचा कुचा जितना भी ताकत है उन सभी को इकट्ठा करके बहुत ही पावरफुल एक शॉट स्लैश दोबारा से भिंसेंट के ऊपर लॉन्च कर देता है। लेकिन रेवेन का ये जो अटैक है ये भिंसेंट को आके लगता उससे पहले भिंसेंट रेवेन के हाथ को पकड़ लेता है और देखते देखते रेवेन को भिंसेंट अभी अपने पाँव से लात मार के रेवेन के हाथ को मोड़ के जमीन के ऊपर जोर से पटक देता है। बेचारा रेवेन के मुंह से अभी खून के छींटे भी बाहर की तरफ आती है। भिंसेंट अभी बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ और अपने पावर को शो कराते हुए अभी रेवेन से कहने लगता है कि तुम्हारा तीसरा अटैक भी खत्म हो गया। देखते ही देखते भिंसेंट अभी अपने हाथ में अपने वुडन शॉट को ले लेता है और बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ कहने लगता है कि अब मेरी बारी है। भिंसेंट का ये जो भयंकर वाला रूप है इसे देखने के बाद यहाँ पे जितने भी गेस्ट आए थे, जितने भी पार्टिसिपेंट आए थे, जितने भी फैमिली पैट्रिच आए थे, वे सभी पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। इवन अभी भिंसेंट का बाप भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अभी हम लोग को एरिन का फैमिली पैट्रिच मतलब भिंसेंट के बाप को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है। रेवेन को अभी भिंसेंट के सामने घुटनों पे आता हुआ देखने के बाद रेवेन का बाप ऊपर से चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या कर रहे हो, जल्दी से उठो। आखिरकार तुम ऐसे बांधों के सामने इस तरीके से स्ट्रगल क्यों कर रहे हो जो अपने माना को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अभी तो रेवेन भी खुद भी इन सभी चीजों के कारण बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। अभी इसी समय जूलियन यहाँ पे आ जाता है। भिंसेंट से पूछने लगता है कि भिंसेंट आखिरकार ये क्या हुआ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, मैं तो कुछ क्लियरली देख ही नहीं पाया। तो भिंसेंट अभी जूलियन से कहता है कि कुछ नहीं, ये तो बेसिक हैंड्स फाइट है। इसी समय सामने से जो रेवेन है वो उठ खड़ा होने लगता है और एक पागल की तरह हंसते हुए कहने लगता है कि अब मुझे समझ में आया, तुम ट्रेड को यूज कर रहे हो, तुम किसी एक छोटे माइनर गॉड से ब्लेसिंग को लिए हो और शर्म के मारे तुम इसे पब्लिकली नहीं दिखाना चाहते हो। रेवेन के मुंह से अभी माइनर गॉड इस बात को सुनने के बाद जूलियन भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि अरे ये तो बहुत ही आगे जा रहा है। भिंसेंट रेवेन से कहने लगता है कि तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन आज सब कुछ यहीं पे एंड होगा। रेवेन अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने हेवी शॉट के माध्यम से बहुत ही पावरफुल एक स्ट्राइक अभी भिंसेंट के ऊपर लॉन्च कर देता है और ये जो स्ट्राइक है ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अभी जूलियन भी इसे देखने के बाद पूरी तरीके से घबरा जाता है। भिंसेंट से कहने लगता है कि भिंसेंट जल्दी से इसे डॉज करो। भिंसेंट ये जो स्ट्राइक है इसे डॉज करने के लिए थोड़ा साइड हो जाता है और डॉज भी कर लेता है और देखते देखते अभी भिंसेंट भी अपना जो वुडन शॉट है उसके माध्यम से बहुत ही पावरफुल एक शॉर्ट स्लैश रेवेन के गले में दे मारता है। रेवेन अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए अपने गले को पकड़ते हुए ये कहने लगता है कि अरे यार ये कैसी अटैक थी, इससे तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। रेवेन का बाप अभी चिल्लाते हुए कहने लगता है ऑफ कोर्स तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है, एक वुडन शॉट आखिरकार तुम्हारे स्टील मैन जो डिफेंस है उसे कैसे तोड़ सकता है। भिंसेंट भी अभी ये जो अटैक है इसे करने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है क्योंकि भिंसेंट के पास उतना भी ज्यादा इनफ पावर नहीं था जिससे कि भिंसेंट दोबारा से रेवेन के ऊपर इस तरीके का एक पावरफुल अटैक दोबारा से कर पाए। भिंसेंट अपने मानी मन ये सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय हम लोग को रेवेन को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से अपने शॉट के माध्यम से भिंसेंट के ऊपर एक और अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक लो लेवल पावर और मेरे पावर के बीच कितना ज्यादा डिफरेंस है। आगे से भिंसेंट भी अभी जो अपना वुडन शॉट है उसे लेके पूरी तरीके से रेडी हो जाता है और देखते देखते रेवेन के पेट में बहुत ही जोर से वुडन शॉट से एक चोक मार देता है। भिंसेंट का ये जो अटैक है ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि रेवेन इस अटैक को खाने के बाद उड़ता हुआ पीछे की ओर जाके गिरता है। भिंसेंट का हम लोग को एक बहुत ही पावरफुल इसके साथ ही एक बहुत ही खतरनाक लुक दिखाया जाता है। इस मैच का जो रेफरी था वो भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। देखते
देखते भिंसेन अभी बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ रेवेन की ओर ही जाने लगता है, जो कि देखने के बाद अभी रेवेन भी अपनी शॉट को दोबारा से कस के पकड़ लेता है भिंसेन के ऊपर बहुत ही पावरफुल एक शॉट स्लैश करने के लिए। लेकिन इस समय भिंसेन डिमन स्लेयर के तांजीरो की तरह किसी भी चीज को एक नॉर्मल चीज से काटने के लिए एक माप लगाता है और देखते ही देखते बहुत ही गुस्से के साथ बहुत ही तेजी से जाके रेवेन के दाएं हाथ को एक ही स्ट्राइक में काट देता है। और इस चीज को देखने के बाद रेवेन का जो बाप है उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। फैमिली पैट्रिज मतलब भिंसेन का बाप भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। अभी तो रेवेन का जो मुंह है वो भी देखने लायक होता है। रेवेन अपने काटे हुए हाथ को पकड़ते हुए बहुत ही ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। भिंसेन जो रेफरी है उसे कहने लगता है कि हे तुम किस चीज के लिए वेट कर रहे हो, क्या मैं जाके रेवेन के पाँव को काट दूं? तो रेफरी भी अभी समझ जाता है और इस मैच को यहीं पे खत्म करता है। भिंसेन को विनर घोषित करता है। रेवेन के पास अभी उसका बाप दौड़ के आने लगता है। रेफरी रेवेन के घाव में अभी कुछ डालने लगता है। अभी तो जूलियन भी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए भिंसेन से कहने लगता है कि तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए, तुम्हारी बॉडी क्या उसके लिमिट पर नहीं है? भिंसेन बोलता है कि हाँ मैं भी जानता हूँ, लेकिन अभी का जो टाइम है वो कोलैप्स होकर गिरने का नहीं है। जूलियन से अभी ये बोलने के साथ ही अभी भिंसेन हंसते हुए अपने बाप से कहने लगता है कि मैं अपने प्रॉमिस को फुलफिल किया। भिंसेन का बाप अभी भिंसेन की ओर घुर घुर के देखने लगता है और कुछ देर ऐसे ही घूरने के बाद अभी अनाउंस करता है तो इस मैच का इस ट्रू शॉट असेंबली का जो विनर है वो है भिंसेन एडेन का। फैमिली हेड यहाँ से जाते जाते सभी को इंक्लूडिंग भिंसेंट को भी अंदर की ओर आने के लिए बोलने लगता है रिवार्ड को देने के लिए। और इसी के साथ ही ये वाली एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। सो यार देखो गाइस, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि आप लोग लाइक करते ही नहीं हो और इसी कारण ही मैं लाइक को शो ही नहीं करता। और तो और जो भी चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। एंड हाँ बता देता हूँ मैं ये वाली मानवा की और 2-3 एपिसोड डालूंगा और अगर सभी एपिसोड चली तो सही है, नहीं तो मैं दूसरा मानवा एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।